तो कहानी की शुरुआत में हम एक गांव को देखते हैं जिसको मॉन्स्टर ने पूरी तरह तबाह कर दिया होता है। पर लेकिन एक बंदा जो उन मॉन्स्टरों से लड़ रहा होता है इसलिए नहीं ताकि वो उन लोगों की मदद करना चाहता है, बल्कि वो तो अपनी ताकत को साबित करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। हारू योशी जिसने आयाकाशी टेक्निक को मास्टर किया जिससे वो आयाकाशी मॉन्स्टर को हरा के अपना गुलाम बना सकता है और उसने मॉन्स्टर को हराने के लिए पूरे गाँव को ही तबाह कर दिया। हारू योशी का ये मानना है कि अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हारी खुशी तुमसे कोई नहीं छीन सकता, पर इंसानों को समझने में उसने थोड़ी सी भूल कर दी। लोगों ने बड़ी चालाकी से हारुयोशी के मनपसंद स्टूडेंट के हाथों से ही उसको मरवा दिया। अब इसमें गलती थी किसकी, उस लड़की की या फिर उन लोगों की जिसने उसे मजबूर किया? इसमें गलती हारुयोशी की थी जो इन चालाकियों को समझ ही नहीं पाया। पर लेकिन मरने से पहले हारुयोशी कसम खाता है कि वो दोबारा जन्म लेगा और जो गलतियां उसने इस जन्म में की है वो दोबारा नहीं करेगा। दूसरे सीन में हम एक लाइब्रेरी को देखते हैं जहाँ पर एक जादूगर एक बच्चे का माना टेस्ट कर रहा था। पर लेकिन पता चलता है कि इस बच्चे के अंदर तो मैजिक माना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि इस दुनिया में किसी के अंदर मैजिक बिल्कुल भी ना हो। पर ये वही हारुयोशी है जिसका जन्म हुआ है साइका के रूप में, और ये जादूगर साइका के फादर है और साथ ही उसके दो भाई भी है, ग्लुप्टी और ग्ले। ग्ले को ये जानकर बहुत ही खुशी होती है कि साइका के पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है। ये लोग इस बात से अनजान है कि भले ही साइका के पास मैजिक नहीं है पर उसके पास हर किसी की तरह कर्स एनर्जी है। मैं आपको बता दूं, जिस दुनिया में साइका का पुनर्जन्म हुआ है वहाँ पर मैजिक और मॉन्स्टर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। पर लेकिन साइका की माँ जो यहाँ की एक मेड थी वो भी बिना मैजिक के ही पैदा हुई थी। शायद यही वजह है कि साइका भी बिना मैजिक के ही पैदा हुआ है। पर लेकिन वो आज भी पत्तों पे मंत्र लिखकर उसे चूहे या कौवे में बदल सकता है। पर लेकिन उसका बदमाश भाई क्ले उसको वहाँ पर परेशान करने आ जाता है। वो उसका कॉलर पकड़ के उसको पीटने वाला होता है, पर तभी साइका के कौवे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी उसका दूसरा भाई लूटिया आकर उसे बचाता है। आज साइका 7 साल का हो चुका है, पर लेकिन नौकरानी का बेटा होने से उसका बर्थडे कोई सेलिब्रेट नहीं करता है। पर लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो इस दुनिया के बारे में हो सके उतना जानना चाहता है। इस दुनिया में कागज बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, इसलिए साइका अपने खुद के कागज बनाता है जिससे वो टैलिस्मैन बना सके, जिससे वो अपने पिछले दुनिया के आयाकाशी को समन कर सकता है। तभी उसके दरवाजे पर उनकी मेड ईफा आती है जो उसको उसकी जैकेट देने आई थी जो कि उसको झाड़ियों में पड़ी हुई मिली थी। साइका समझ जाता है जरूर ये काम उसके भाई ग्ले का ही होगा। पर वहाँ पर उसका भाई ग्ले आ जाता है और उसको परेशान करने लगता है, ये कह करके उसके पास कोई भी मैजिक नहीं है। वो बताता है कि वो लोडेनियम मैजिक एकेडमी जाने वाला है जहाँ से बहुत ही महान जादूगर अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं। ये सुनकर साइका को वहाँ जाने का मन होता है, पर लेकिन तभी उनके फादर वहाँ पर आ जाते हैं और ग्ले को अपने साथ मैजिक प्रैक्टिस के लिए ले जाने लगते हैं। पर साइका भी उनके साथ चला जाता है मैजिक प्रैक्टिस के लिए। लुफ्टी के पास विंड एलिमेंट है और ग्ले के पास फायर एलिमेंट। अब साइका को चिढ़ाने के लिए उसका भाई ग्ले उसको भी ट्राई करने के लिए कहता है। साइका ने सोच लिया था वो अपनी पावर्स को इस दुनिया में किसी के सामने भी नहीं आने देगा, पर लेकिन ग्ले के इतना फोर्स करने के बाद वो अपनी पावर का छोटा सा नमूना उनको दिखाई देता है और ये देखकर तो वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। साइका ने ये नीली आग धरती में पाए जाने वाले एलिमेंट से बनाई थी जिसको हम मैजिक की जगह जुस्सू कह सकते हैं। ग्ले तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि लगता है थोड़ा सा मैजिक छड़ी में रह गया होगा, पर उनके फादर कहते हैं कि नहीं, कुछ मामलों में नॉन मैजिक यूजर भी आगे जाकर मैजिक करना सीख लेते हैं। साइका अपने फादर से कहता है कि वो भी अब मैजिक सीखना चाहता है, पर उसके फादर उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो बिना माना के पैदा हुआ था। उसकी सीखने की चाह को देखकर उसके फादर उसके लिए एक टीचर रख देते हैं, पर साइका कहाँ मानने वाला था। वो अपने भाइयों को ट्रेनिंग करते हुए देखता था और इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। पर एक रात साइका अपने फ्लाइट एलिमेंट को चेक करते समय एक फॉक्स शिगामी को समन करता है जो आते ही साइका के कुछ ज्यादा ही करीब आके छिपकने लगती है और इसका नाम यूकी है जो इससे पहले अडल्ट फॉक्स वुमन थी, पर इस दुनिया में आने से उसकी एज कम हो गई है। शायद ये साइका की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से हुआ है। पर साइका अब उसको वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि वो तो बस अपने टैलिस्मैन को चेक कर रहा था। पर लेकिन वो छोटी सी फॉक्स बन के साइका के बालों में छुप जाती है और कहती है कि वो वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि वो वहाँ रहते रहते बहुत ज्यादा बोर हो चुकी है। साइका भी उसकी बात मान लेता है, पर उसे सबसे छुपकर रहना होगा। पर तभी हम ग्ले को ईफा को डांटते हुए देखते हैं क्योंकि ईफा ने ग्ले के कपड़े भिगा दिए थे। पर ईफा को देख उसकी नीयत खराब होने लगती है और वो उसको रात को अपने कमरे में आने के लिए कहता है। ये सब देखकर साइका बीच में आता है और ग्ले को रोकने लगता है, पर ग्ले को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो साइका के ऊपर एक पंच मार देता है, पर साइका उसको बड़े आराम से ही रोक लेता है। तो ग्ले भी अपनी बची कुछ इज्जत को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब साइका भी वहाँ से जाने लगता है, पर ईफा को उसके ऊपर
भरोसा हो जाता है और वो उसको एक घायल जानवर के पास ले जाती है। वो साइका से मदद चाहती थी इस जानवर को ठीक करने में। साइका उसे दूसरी तरफ देखने को बोलता है और उस जानवर का एक बाल निकालकर अपने टेलिस्मेंट में लगाता है और उसे ठीक कर देता है। ईफा नहीं जानती थी कि साइका हीलिंग मैजिक भी जानता है, पर साइका कहता है कि वो भी कुछ कम नहीं है। साइका कहती है वो जो देख सकती है वो और कोई भी नहीं देख सकता है। ईफा घबराकर बात बदलने की कोशिश करती है, पर साइका समझ चुका था कि ईफा स्पिरिट एलिमेंटल को देख सकती है और उसी से उसने साइका की जैकेट ढूंढी थी। साइका सोचता है कि शायद वो उन्हें कंट्रोल भी कर सकती है, पर लेकिन नहीं, वो उसके चिल्लाने पर भाग जाते हैं। साइका इतने लंबे वक्त से ऐसे ही किसी को ढूंढ रहा था जो उसके लिए एलिमेंटल को कंट्रोल कर सके। वो ईफा को अपना एक फायर एलिमेंटल देता है और उसे कंट्रोल करने के लिए बोलता है। वो फायर एलिमेंट ईफा की बात सुनती नहीं है, पर ईफा के चिल्लाने के बाद वो भाग जाती है। साइका को ये देखकर थोड़ा अच्छा लगता है, पर लेकिन एलिमेंटल को कंट्रोल करने के लिए ईफा भी बहुत कमजोर है, तो साइका को उसको तैयार करना होगा। अब साइका उसको हर दिन ट्रेनिंग देने लगता है और इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और साइका 12 साल का हो जाता है, पर किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी एक मेट चिल्लाकर बोलती है कि उनकी तरफ बहुत ही बड़ा एक मॉन्स्टर आ रहा है और उसी वक्त उनका पूरा घर हिलने लगता है और ग्ले तो ये सब देख कर डर कर भाग जाता है। वो बहुत ही बड़ा एक मड मॉन्स्टर था जो ईफा और एक मेट के ऊपर हमला कर देता है, पर साइका का फायर एलिमेंटल उन दोनों को बचा लेता है, यानी कि वो अब ईफा की बात मानने लगा है। इसके बाद साइका उसको अपनी तरफ लाकर पॉइजन एनीफ्लेक्स से उसको डाउन कर देता है और ये सब देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि साइका ने उसको एक ही बार में हरा दिया और ये सब उसके फादर भी देख रहे होते हैं। और आज पहली बार साइका को घर में बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जा रहा था, पर ये बात उसके भाई को पसंद नहीं आती। पर साइका की बहादुरी को देखकर उसके फादर उसको कुछ इनाम देना चाहते हैं, तो साइका कहता है कि इतने सालों से उसने अपने दम पर मैजिक सीख के अपने आप को तैयार किया है, तो वो चाहता है कि उसका ये टैलेंट अंपायर के फायदे में यूज हो। इसीलिए वो भी अपने भाई की तरह लोडेनिया मैजिक एकेडमी में पढ़ना चाहता है। ये सुनकर उसके भाई ग्ले का तो मुंह ही बन जाता है, पर लेकिन साइका के फादर ने खुद देखा था कि साइका अपने मैजिक को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, तो इसलिए उसके फादर भी मान जाते हैं। पर लेकिन साइका की एक और इच्छा थी कि उसके साथ उसकी मेट ईफा भी जाए। ये सुनकर तो ईफा भी हैरान हो जाती है, पर उसके फादर उसको इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो भी बिना मैजिक के पैदा हुई थी। पर साइका अपने फादर से कुछ वक्त मांगता है और ईफा से कहता है कि वो अपने फायर एलिमेंटल की मदद से जितना हो सके उतना बड़ा फायर ब्लास्ट करे। ईफा कॉन्फिडेंट तो नहीं थी, पर लेकिन वो भी साइका के साथ जाना चाहती थी, इसलिए साइका ने जैसा कहा उसने उससे भी ज्यादा बड़ा हमला किया और ये हमला एक मिड रेंज का हमला था जो देखकर वहाँ हर एक खड़ा पर्सन हैरान हो जाता है। ये देखकर साइका के फादर तो मान जाते हैं, पर ग्ले उसके सख्त खिलाफ था क्योंकि उनके परिवार का एक रूल था कि दोनों भाई एक जैसा काम नहीं कर सकते हैं और इस बात को तो साइका के फादर भी मानते थे, इसलिए वो ग्ले को फौज में भर्ती कर रहे हैं क्योंकि उसने बीते साल अपने आप को इम्प्रूव करने में थोड़ी भी मेहनत नहीं की थी। या तो वो अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता या तो अपनी तलवार से ही खेलता रहता। तो ग्ले से भी अब रहा नहीं जाता है, वो भी साइका को चैलेंज कर देता है एक बैटल के लिए कि जो भी भाई जीतेगा वो अकेडमी जाएगा और जो हारेगा वो घर से बाहर। और इस फाइट से उनके पिता को भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये डुएल कल शाम को स्टार्ट होगा और इस बैटल के अंदर हाई लेवल का मैजिक या फिर किसी भी असली तलवार का उपयोग नहीं किया जाएगा और इस बैटल के जज खुद इनके फादर रहेंगे। साइका अपने रूम में बैठा ही होता है, तभी उसका भाई लुप्टी आता है। देर से सही पर वो उसको जन्मदिन की बधाइयां देने आया था और साथ ही वो उसके लिए एक प्रेजेंट भी लाया था और उस प्रेजेंट के अंदर एक ग्लास पेन था क्योंकि साइका पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है इसीलिए, और साथ ही वो उससे माफी भी मांगना चाहता था कि वो एक अच्छा बड़ा भाई नहीं बन पाया और साथ ही उसे समझ ही नहीं आता था कि वो अपने छोटे भाई से क्या बात करे, पर उसे खुशी है कि वो उसके बिना भी इतना ताकतवर बन पाया। साइका ताकतवर हो गया, इसलिए वो कल के मैच के लिए ग्ले के ऊपर थोड़ी नरमी दिखाने के लिए बोलता है। अब साइका अपने भाई के दिए पेन को देख ही रहा होता है, तभी उसके कमरे में हवा का झोंका आता है। जब साइका खिड़की के बाहर देखता है तो वो अपने भाई ग्ले को देखता है जो कि उससे उसी वक्त लड़ना चाहता था क्योंकि उसको बैटल के रूल कुछ ज्यादा पसंद नहीं आए, इसलिए वो लोग तब तक लड़ेंगे जब तक कोई बेहोश ना हो जाए या फिर लड़ने के लायक ना बचे। ग्ले साइका से बोलता है कि वो तुम्हारी किस्मत थी जो वो मॉन्स्टर पहाड़ों से नीचे आया और तुमने उसको हरा दिया। ग्ले साइका के ऊपर अंधाधुंध बहुत ही खतरनाक स्पेल्स यूज करता है, पर लेकिन साइका को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता होता है क्योंकि उसके पास एक बहुत ही मजबूत बैरियर होता है। अब साइका अपना टैलिस्मैन से ग्ले को फ्रीज कर देता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है, पर लेकिन वो हाथ सच में नहीं टूटा था। जैसे ही ग्ले सरेंडर करता है वैसे ही वो बेहोश हो जाता है। ग्ले को लग रहा होता है कि वो साइका की एक किस्मत थी जिसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया, पर लेकिन ये तो साइका का एक प्लान था और वो ये प्लान काफी दिनों से बना रहा था। उसने अपने एक शिगामी को भेजकर उस मॉन्स्टर को वहाँ आने के लिए मजबूर किया। यूकी
साइका से पूछती है वो इतनी नॉर्मल दुनिया में इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा है। साइका यूकी को बताता है कि वो इसलिए उन इंसानों से हारा था क्योंकि वो चालाक नहीं था, पर वो इस दुनिया में चालाक बनेगा। अब वो दोनों अगले दिन लुडेनिया के लिए निकल रहे होते हैं, पर साइका ने रात भर ईफा को पढ़ाया होता है क्योंकि उसके साथ उसे रहने के लिए वहाँ एग्जाम क्लियर करना होगा और उसे एक स्टूडेंट की तरह वहाँ पर पढ़ना होगा और उन दोनों को वहाँ तक पहुँचने में टोटल 7 दिन लगने वाले हैं। तो साइका उसे इन 7 दिनों तक पढ़ाएगा। तो सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साइका और ईफा लुडेनिया मैजिक एकेडमी के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में साइका ईफा को एक एलिमेंटल नेकलेस देता है जिससे अलग अलग एलिमेंटल उसकी तरफ आकर्षित होंगे क्योंकि साइका को ईफा को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है क्योंकि वो उसके आगे चल के बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। और ये 7 दिन साइका के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन भरे होने वाले थे क्योंकि साइका को मोशन सिकनेस नाम की एक बीमारी है और ये चीज उसको पिछले जन्म में भी थी और इस जन्म में भी है। खैर ये 7 दिन किसी न किसी तरह निकल जाते हैं और वो अपनी मंजिल लुडेनिया मैजिक एकेडमी पहुंच ही जाते हैं। और हम मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्लेज भी साइका को याद कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि एक दिन एक अनजान औरत आई थी और साइका को उसके हाथों में छोड़ गई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि ये उसके छोटे भाई गिलबर्ट का बेटा है। गिलबर्ट जो अपने भाई ब्लेज से एकदम उल्टा था, उसे एडवेंचर पसंद था और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो एकदम एडवेंचर बन गया और एक दिन वो डीमंस के इलाके में से गायब हो गया। साइका के हेयर्स और आईज का कलर काला है तो उसे शक हुआ क्या ये उसके भाई और किसी डीमन का बच्चा तो नहीं है। पर लेकिन साइका के अंदर थोड़ा भी माना नहीं होता है तो ब्लेज थोड़ा शांत होता है और सोचता है जब उसने ब्लू फ्लेम यूज किया था और उस मड मॉन्स्टर को हराया था। उन्हें इस बात का दुख है कि उन्होंने ग्ले के साथ बुरा किया, पर लेकिन साइका को फौज में भर्ती कराना और भी खतरनाक हो सकता था क्योंकि उसका माहौल ही तय करेगा वो एक हीरो बनेगा फिर या एक डीमन किंग। उन्होंने एक बार गिलबर्ट से सुना था कि लुडेनिया मैजिक एकेडमी एक अच्छी जगह है, उसी के भरोसे उन्होंने साइका को लुडेनिया मैजिक एकेडमी भेजा है। और दूसरी तरफ हम साइका को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो ईफा को बता रहा होता है कि उसका कमरा इसकी दूसरी तरफ है। पर लेकिन ईफा के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है और वो साइका से पूछती है क्या वो रात के समय यहाँ पर आ सकती है। पर लेकिन साइका को तो ईफा के इशारे समझ में ही नहीं आ रहे होते हैं, उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो उसके डिनर की टेंशन ले रही है। पर साइका उसे मना कर देता है क्योंकि वो कुछ भी खाने की हालत में नहीं है। तो ईफा वहाँ से बाहर चली जाती है कुछ लेने के लिए जो साइका खा सके। अब ईफा के बाहर जाते ही साइका के बालों से यूकी बाहर आकर बहुत ही गुस्से में कहती है कि एक नौकरानी की इतनी मत कि वो उसके ताकतवर मालिक से प्यार करे। पर लेकिन साइका को यूकी की बात कुछ समझ में नहीं आती और यूकी बताती है कि वो उस लड़की साइका को फंसाने की कोशिश कर रही है जैसे कि हर एक लड़की नोवेल को फंसाने की कोशिश करती है। पर लेकिन साइका को उसकी बातों पर इतना विश्वास नहीं होता है क्योंकि एक शिकिगामी लड़कियों के बारे में क्या ही जानती होगी। अब वो दोनों एकेडमी पहुंच जाते हैं पर लेकिन एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले उन्हें एक गोले पर हाथ रख के अपने मैजिक टाइप को रजिस्टर करवाना होगा। जब ईफा उस गोले पर हाथ रखती है तो पता चलता है कि उसके पास फायर और विंड का मैजिक है और वहाँ पर जब पता चलता है कि साइका लैम्पोग्रस नाम के एक बड़े खानदान से है और ईफा उसकी एक नौकरानी है तो सब उससे वहाँ पर इम्प्रेस हो जाते हैं। और जब साइका अपना मैजिक चेक करता है और लोगों को पता चलता है कि उसके पास कोई भी मैजिक नहीं है और वो बिना मैजिक के मैजिक एकेडमी में पढ़ने आया तो ये देखकर वो लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो सभी को हटाते हुए उस गोली के ऊपर हाथ रखती है और जैसे ही वो उसके ऊपर हाथ रखती है वो गोला बहुत ही ज्यादा तेजी से चमकने लगता है। यानी कि इस लड़की के पास चारों मैजिक टाइप है जो इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है। अब साइका को भी उस लड़की को देखकर कुछ अजीब सा एहसास होता है और साइका उस लड़की को थैंक यू बोल देता है जिसको सुनकर वो लड़की भड़क जाती है क्योंकि वो दोनों पहली बार ही मिले होते हैं, इसीलिए वो लड़की साइका को बुरा भला कहने लगती है। पर लेकिन साइका तो बस उस लड़की को घूरे जा रहा था, बल्कि इसलिए नहीं क्योंकि साइका ठरकी था, बल्कि उस लड़की की शक्ल तो साइका के पिछले जन्म में उसके सबसे फेवरेट स्टूडेंट से मैच करती थी जिसने उसको मारा था। खैर एंट्रेंस एग्जाम शुरू होते ही खत्म भी हो जाता है और ईफा साइका से कहती है कि उसका ये एग्जाम अच्छा नहीं गया है, पर लेकिन अच्छा स्कोर बनाने के लिए अभी भी प्रैक्टिकल एग्जाम बाकी है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर 6 टारगेट थे और उन लोगों को उतने टारगेट पर निशान लगाना है जितने उनके पास मैजिक एलिमेंट्स है और वहाँ पर ज्यादातर बच्चों के पास एक ही एलिमेंट होता है। पर लेकिन तभी ईफा आती है और अपने फायर मैजिक से पूरे टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है और ये देखकर बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और जब वो अपने विंड मैजिक का यूज करती है तो ये देखकर तो साइका भी हैरान हो जाता है और ईफा बताती है उसने ये सब साइका को इम्प्रेस करने के लिए किया है और ये देखकर साइका भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि ईफा विंड मैजिक का यूज कर सकती है। पर लेकिन उसे खुशी भी थी। और अब बात जाती है साइका की और साइका अपने मैजिक से इतने खतरनाक जुस्सू करता है जिसको देखकर वहाँ खड़ा है हर एक पर्सन आंखें फाड़कर देखने पे मजबूर हो जाता है। पर साइका वहाँ पर 3 टारगेट को छोड़ देता है जो कि लाइट, डार्क और विंड मैजिक होता है क्योंकि वो अभी तक इसके फॉर्मूले को अच्छी तरह समझ नहीं पाया है। और ये सब देखकर वहाँ का इंस्ट्रक्टर इन सदमे से उभर नहीं पाए थे। तभी वो कहते हैं कि इस बार के कैंडिडेट्स पिछली बार से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, खासकर वो दोनों। पर लेकिन एक लड़की और थी जो उनसे भी बहुत ही ज्यादा अलग थी जिसने चारों टारगेट्स को एकदम खत्म कर दिया। उन टीचरों को ऐसा लग रहा था कि वो लड़की कहानियों वाली हीरो है। कहानी की माने तो जब डीमन लॉर्ड रिवाइव हो जाएगा तो उसको रोकने और हराने के
लिए वापस से हीरो धरती के ऊपर जन्म लेगा और ये कहानी कितनी सच्ची है वो मैं नहीं जानता। और हम देखते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और पूरे अकेडमी में 3rd नंबर पे साइका आया है और 2nd नंबर पे ईफा आई है। और ये देखकर तो साइका भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और जो 1st नंबर पे आई है वो 4 एलिमेंट्स वाली लड़की। और उसी रात अकेडमी के हर एक स्टूडेंट को डोम के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। पर लेकिन ईफा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि लड़की और लड़कियों का डोम अलग अलग है। पर लेकिन तभी साइका को कुछ अजीब सा फील होता है और वो दोनों जब वहाँ पर जाके देखते हैं तो बहुत सारे डार्क एलिमेंट हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। और जब वो जमीन के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर एक टेलीपोर्ट मैजिक सर्कल बनाया होता है, यानी कि अकेडमी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पर लेकिन ईफा को इन सबसे दूर रखने के लिए वो सब कुछ अकेडमी के ऊपर छोड़ देता है। पर लेकिन नजर बनाए रखने के लिए वो अपने कुछ टेंटिकल्स को वहाँ छोड़ देता है और डोम के अंदर एंट्रेंस सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। और गैसेस लाल बालों वाली लड़की का नाम अमू है और अमू अपनी स्पीच दे रही होती है। पर तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर उन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि वो मॉन्स्टर किसी को वहाँ पर ढूंढ रहे हैं। और ये सब देखकर वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और उनके टीचर्स उन मॉन्स्टर के ऊपर अपने एलिमेंट से हमला कर देते हैं। पर किसी भी एलिमेंटर या हमले का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। पर तभी एक मॉन्स्टर एक स्टूडेंट के ऊपर हमला कर देता है और ये देखकर साइका अपने टेलिस्मैन से उसे रोकने की कोशिश करता है। पर लेकिन उससे पहले वहाँ पर अमू आ जाती है और अपने विंड मैजिक से उसके ऊपर हमला कर देती है और वो सभी को वहाँ से भागने के लिए कहती है। पर लेकिन साइका को उन मॉन्स्टर के अंदर कुछ अजीब लग रहा होता है और जब वो अपने टेलिस्मैन की मदद से वहाँ पर देखता है तो उसे सर्कल के पास एक दूसरा ही मॉन्स्टर दिखता है जो शायद उन सबको वहाँ से कास्ट कर रहा होता है। और जैसे ही ईफा का ध्यान हटता है तो वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और पोयम गाते हुए उसी मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है। वो मॉन्स्टर साइका को एक बच्चा समझ के वहाँ से भागने के लिए बोलता है, पर साइका का मन तो उस मॉन्स्टर के साथ खेलने का था। तो ये देखकर वो मॉन्स्टर भी अपने कुछ बंदे समन करता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है, जिनमें से वो एक को मारकर दूसरे को कैद कर लेता है। और ये सब देखकर वो वुल्फ मॉन्स्टर टेलीपोर्ट मैजिक की मदद से अपने बहुत सारे वेपन्स को समन करता है और वो अपनी मैजिक की पावर की वजह से साइका के टेलिस्मैन को जला देता है और एक तलवार से उसके ऊपर वार करता है और डार्क मैजिक का यूज करके वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर साइका के पीछे आ जाता है और उसका एक हाथ उड़ा देता है। और साइका उस मॉन्स्टर से उसकी आने की वजह पूछता है क्योंकि वो जान चुका था वो उस मॉन्स्टर की मदद से वहाँ किसी को ढूंढ रहा है। उस मॉन्स्टर को साइका बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए वो साइका को बता देता है कि वो वहाँ पर एक हीरो को ढूंढने आया है। तो आज से 12 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि 12 साल बाद एक हीरो जन्म लेगा और ये मॉन्स्टर उस हीरो के ताकतवर होने से पहले उसको मारना चाहता है और वो एक लाल वाले लड़की की बात कर रहा था। साइका समझ जाता है कि ये अमू की बात कर रहा है और वो डीमन साइका को फंसाकर उसकी गर्दन को काट देता है। जब उस मॉन्स्टर को लगने लगा था कि उसने साइका को मार दिया है तभी हम देखते कि साइका उसी की तलवार के ऊपर खड़ा हुआ है और पोयम गा रहा है। और साइका जिस पोयम को गा रहा था वो उसी की पिछली दुनिया में उसके मास्टर ने लिखी थी, जिसको साइका ने खुद अपने हाथों से मारा था। और वो मॉन्स्टर दोबारा से साइका को मार देता है, पर लेकिन साइका किस तरह बच जाता है और बार बार मारने के बावजूद साइका रिवाइव हो रहा होता है। तो साइका भी ये सब देखकर उसके ऊपर पानी से हमला करता है, पर लेकिन वो टेलीपोर्ट होकर साइका के ऊपर दोबारा से हमला कर देता है। तो साइका भी अपने शिगामी से उसके ऊपर हमला करता है, पर लेकिन वो दोबारा से टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके पीछे आ जाता है और अपने हाथ को उसके बॉडी के आर पार कर देता है। पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि साइका उसके हाथ को पकड़ के उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है और हमें पता चलता है कि साइका अपनी सारी चोटों को अपने टेलिस्मैन के ऊपर रिप्लेसमेंट कर देता है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वापस से खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए और उस मॉन्स्टर को लगने लगता है कि साइका के सारे टेलिस्मैन खत्म हो चुके हैं। पर लेकिन साइका दिखाता है कि उसके पास हद से भी ज्यादा टेलिस्मैन है जो उसे बचपन से बनाता आ रहा है। और साइका अपने शिगामी मित्सुची को समन करता है और ये देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि साइका के पास एक ड्रैगन है, एक ड्रैगन जो खुद डीमन लॉर्ड के पास नहीं है। तो साइका मित्सुची को उस मॉन्स्टर के ऊपर छोड़ देता है और मित्सुची उस मॉन्स्टर को खा जाता है, पर लेकिन वापस आने की जगह वो वहाँ से भागने लगता है। और शायद ये सब साइका की वीक बॉडी की वजह से हो रहा है, पर लेकिन जैसे तैसे करके अपने टेलिस्मैन की मदद से साइका उसको वापस भेज देता है। और तभी हम यूकी को देखते हैं जो कि लड़ाई के दौरान वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो साइका के कुछ ज्यादा काम नहीं आ सकती थी। और हमें यूकी से पता चलता है कि साइका लड़ाई के दौरान जानबूझकर 2-3 बार मरा था ताकि वो अपनी न्यू टेक्निक हितोगाता को टेस्ट कर सके। और जब वो अकेडमी पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सारे मॉन्स्टर को अमू ने अकेले ही हरा दिया है। तो साइका तय करता है कि वो अमू से दोस्ती करेगा और उसके पीछे अपनी ताकतों को छुपा कर रखेगा। शायद इस काम में अमू की जान भी जा सकती है और शायद इसमें उसे दुख भी होगा, पर लेकिन वो उस दुख में भी खुशी ढूंढने की कोशिश करेगा। पर वो खुश तब होगा शायद जब उसे अमू भाव दे। और जब भी वो अमू से बात करने जाता तो वो उसको डांट देती क्योंकि वो अपनी पिछली जिंदगी में बस ताकतवर बनने के लिए भागता रहता है, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि वो दोस्त कैसे बनाते हैं। और वैसे भी उस हमले को बीते हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और इस बीच किसी भी मॉन्स्टर ने दोबारा से अकेडमी के ऊपर हमला नहीं किया है। अभी वो दोनों अकेडमी जा रहे होते तभी उनके सर के ऊपर से एक हरा कलर का लिक्विड गिरने वाला होता है, पर लेकिन साइका अपने टेलिस्मैन की मदद से वहाँ से
टेलीपोर्ट हो जाता है और ये लिक्विड उनके इंस्ट्रक्टर कोड एल से गलती से गिर जाता है, क्योंकि वो मैजिक की मदद से इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वो उन दोनों को बताते हैं कि ये कोटेलेस्ट है जो कि डीमन के खून से बना है और वो इसे अपनी रिसर्च में इस्तेमाल करने वाले हैं। और गाइस इसका सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म। तो अब हमें क्लास में पता चलता है कि अगले हफ्ते एकेडमी की एनिवर्सरी आने वाली है। तो क्लास में फर्स्ट आने वाली अमू और सेकंड आने वाली ईफा को चुना जाता है सेरेमनी के लिए, जिसमें उसे न्यू स्टूडेंट के रोस्टर को लेकर लोडेनिया के जंगलों से होते हुए एक टेंपल में रखना होगा। लोडेनिया वही फॉरेस्ट है जहाँ पर साइका की लड़ाई उस मॉन्स्टर से हुई थी। साइका को इन सब के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही होती है, इसलिए वो पूरी क्लास के सामने ईफा को पीछे हटने के लिए कहता है ताकि वो अमू के साथ जा सके। तो ईफा भी इसके लिए मान जाती है। तो अब क्लास के बाद साइका ईफा से माफी मांग लेता है, लेकिन ईफा को ऐसा लग रहा था कि साइका अमू को पसंद करता है, पर साइका कहता है कि वो बस उसका दोस्त बनना चाहता है क्योंकि वो ताकतवर है। तो ये सुनकर ईफा कहती है कि वो भी ताकतवर बन सकती है क्योंकि उसके एलिमेंटल उसकी बात बहुत अच्छी तरह मानते हैं। तो ईफा को समझाने के लिए साइका एक ऐसे व्यक्ति को इमेजिन करने के लिए बोलता है जो सबसे ताकतवर है और सब उसकी इज्जत करते हैं, साथ ही उससे डरते भी हैं, और ये इंसान अमू बनने वाली है। तो अब सेरेमनी का दिन भी आ जाता है और वो दोनों रोस्टर को लेकर जंगल में चले जाते हैं। रास्ते में अमू साइका से पूछती है कि वो उसके पीछे क्यों पड़ा है जबकि उसके पास तो इतनी खूबसूरत मेड है, क्या उसका मन उससे भर गया है। और साइका समझ जाता है कि अमू को नोटी बातें करना पसंद है और ये सुनकर अमू शर्माने लग जाती है, पर तभी उसका सर दर्द करने लगता है। तभी साइका देखता है कि वहाँ पर किसी ने मैजिक सर्कल बनाया हुआ है और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो अचानक से एक्टिवेट हो जाता है और उन दोनों को अंदर खींच लेता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों एक डंजन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं, पर अमू उन सभी को अपने फायर मैजिक से एक ही बार में मार देती है। पर लेकिन अंधेरे में एक हॉबगॉब्लिन छुपा हुआ था जो उसके ऊपर अचानक से हमला कर देता है, पर साइका अपने वुडन जुत्सु का इस्तेमाल करके उसको मार देता है। तो अब वो दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर लेकिन डंजन में बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। तो साइका अपने टेलिस्मेंट की मदद से वहाँ थोड़ा उजाला करता है, जो देखकर अमू इम्प्रेस हो जाती है। और रास्ते पर साइका अपने टेलिस्मेंट को डंजन की छत के ऊपर चिपका के जा रहा था ताकि उनकी शिकिगामी उनका पता लगा सके। तभी उन दोनों के ऊपर मॉन्स्टर का झुंड हमला कर देता है, पर लेकिन अमू अपनी तलवार से एक हॉबगॉब्लिन का हाथ काट देती है, पर लेकिन वो हॉबगॉब्लिन अपने दूसरे हाथ से उसको पंच मार देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरती है और उठ भी नहीं पा रही होती है। जिसके बाद साइका अपने वुडन जुत्सु का इस्तेमाल करके सबको ठिकाना लगा देता है और अमू को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उन सबके सामने खड़ा हो जाता है। और अमू के बेहोश होते ही वो अपने शिकिगामी को समन करता है और वो जायंट कैटरपी उन सभी मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर देती है। और अमू को होश आते ही वो देखती है कि साइका ने सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है और उसके चोटों को भी हील कर दिया है, पर लेकिन अभी तक उसके सर का दर्द नहीं गया था। इसका मतलब अमू के ऊपर किसी ने कर्स कर दिया। तो ये जानकर साइका अपने टेलिस्मेंट की मदद से वहाँ पर एक बैरियर खड़ा कर देता है जिसके अंदर कर्स काम नहीं कर सकता है। अमू साइका को बताती है कि जब से वो इस अकेडमी में आई है उसका सर दर्द कर रहा है, पर उसे नहीं लगता कि उसके ऊपर किसी ने कर्स किया क्योंकि उसकी बॉडी पर कोई भी निशान नहीं है। पर साइका कहता है कि कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर वो खुद से नहीं देख सकते हैं। तो ये सुनकर अमू साइका को ठरकी समझने लगती है, पर साइका कहता है कि वो नहीं कह रहा कि उससे दिखाए, पर अमू चाहती है कि वो उससे देखे क्योंकि ये जरूरी है। अमू साइका को दूसरी तरफ देखने के लिए कहती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है। अब सारे कपड़े का मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह न्यूड हो जाती है, वो अपनी अपर बॉडी को ढक लेती है और अपने पिछली बॉडी के ऊपर साइका को निशान ढूंढने के लिए कहती है। और ये करते हुए वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है, पर लेकिन साइका को उसके ऊपर कोई भी निशान नहीं मिलता है और वो लोग सारी जिंदगी उस बैरियर के अंदर नहीं रह सकते हैं। तो साइका अमू के कर्स को अपने टेलिस्मेंट के ऊपर शिफ्ट कर देता है और अमू साइका के इन मैजिकों को देख खुद हैरान हो जाती है कि आखिर साइका का मैजिक टाइप है किस तरह का। खैर अमू ये सब छोड़ के वापस से ईफा और उसकी बात करने लगती है कि उसने अभी तक ईफा को किस भी किया है या फिर वो सब किया है। गाइस तुम लोग समझ सकते हो ये क्या कहना चाहती है, पर लेकिन साइका उसे दोबारा से बताता है कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और वो दोनों एक फैमिली की तरह है। और ये सब सुनकर अमू को अभी भी मजाक लग रहा था, पर साइका उसे बता देता है कि वो एक नौकरानी का बेटा है, इसीलिए उसके परिवार में उसकी कोई भी अहमियत नहीं है, पर लेकिन खाली ईफा है जो उसको समझ सकती है। पर लेकिन साइका अपने मन में सोच रहा होता है कि वो इस बार किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता है। ये सुनकर अमू बोलते है कि वो भी उसी की तरह अकेली है क्योंकि उसकी माँ एक गिल्ड ओनर है और उसके फादर एक एडवेंचर है। अमू को बचपन से ही लड़ने का बहुत ज्यादा शौक रहा है, चाहे उसके सामने कोई मॉन्स्टर हो या फिर ह्यूमन। वो बचपन से ही सबसे अलग थी और एक क्विस्ट के दौरान अमू की पूरी पार्टी मारी जाती है, पर लेकिन वही अकेली जिंदा बचती है। और जहाँ पर सब लोग डरे हुए थे वहाँ पर अमू कहती है चलो एक मिशन पर और चलते हैं। और अमू के इस बर्ताव को देखकर तभी से ही लोगों ने उससे डरना शुरू कर दिया, इसीलिए वो यहाँ पर आई है और भी ज्यादा ताकतवर बनने, क्योंकि एक वक्त पर जाकर उसकी लड़ाई भी बोरिंग हो जाएगी। पर साइका कहता है कि उसे नहीं लगता कि अमू अलग है, बल्कि वो तो एक नॉर्मल लड़की है और उसे नोटी बातें करना पसंद है। और ये सुनकर अमू साइका के चेहरे पर एक पंच मार देती है, तो वो दोनों सारे मॉन्स्टर को हराते हुए डंजन बॉस के तहखाने के बाहर आ जाते हैं। और उस डंजन का बॉस एक सरपेंट होता है। जैसे ही वो दोनों अंदर घुसते हैं वो होश में आ जाता है, पर
पर लेकिन साइका अपने वुडन जुत्सु का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला करता है, पर लेकिन इन सब का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और वो साइका के ऊपर वो एसिड से हमला कर देता है और साइका इसे बेयरली डॉज कर पाता है। पर साइका उस बॉस के मुंह में एक रॉड डाल देता है और लास्ट में अमू उसके सर पर अपनी तलवार से वार करती है, जिससे उसका काम तमाम हो जाता है। पर अमू अचानक से ही साइका को गले लगा लेती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने पहली बार एक डंजन बॉस को हराया था और वो अचानक से ही उसको एक पार्टी बनाने के लिए कह देती है। पर थोड़ी देर बाद जाके अमू रियलाइज करती है कि वो साइका के कुछ ज्यादा ही क्लोज खड़ी है और अमू कहती है अगर उससे बाहर जाने का रास्ता पहले से ही पता था तो वो यहाँ तक क्यों आया। साइका कहता है कि वो बस यूकी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था और वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उसे एक डीमन के हाथ में एक तलवार गड़ी हुई दिखती है और साइका उस तलवार को निकालकर अमू को दे देता है और उसको एक रिंग भी मिलती है जो स्ट्रेंथ बढ़ाने के काम आती है। अमू साइका से पूछती है अगर वो दोनों एडवेंचर बनेंगे तो क्या वो उसके साथ एक मिशन पर और चलेगा। इस पर साइका हाँ कह देता है और वो दोनों डंजन से बाहर निकलकर उनके साथ जो भी हुआ वो अपने टीचरों को बता देते हैं सिवाय अमू के कर्ज के। इसके बाद साइका कोडेल के पास जाता है उसकी चीज वापस करने जो उसने उससे ली थी और कोडेल वही बंदा है जिसने जंगल के बीच में उस मैजिक सर्कल को बनाया था। तभी साइका उसको उसके असली रूप में आने के लिए कहता है, पर लेकिन वो सच में एक इंसान होता है और वो डीमंस के लिए जासूसी का काम करता है और वो अब साइका को खत्म करने की बात करता है। पर लेकिन वो साइका की बातें सुन के हैरान हो जाता है कि उसे अमू के कर्ज के बारे में पता है और ये सब डीमन के खून से हुआ है जो कि एंट्रेंस सेरेमनी के दिन अमू के ऊपर डीमन द्वारा हमला किए जाने पर लग गया था और कोडेल ने उस खून को ईफा और साइका के ऊपर भी गिराने की कोशिश की थी और ये सब उसको उसी के मॉन्स्टर से पता चलता है जिसे वो मारकर उसके खून से अपने आप को पूरी तरह भिगा लेता है और कोडेल ये सब देख के डर जाता है क्योंकि इतना सारा डीमन का खून कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पर साइका उस कर्ज को कोडेल के ऊपर ही पलट देता है जिससे उसकी भयानक मौत हो जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि साइका को कोडेल का सच उसकी बी के वजह से पता चला था क्योंकि साइका के कपड़ों पे वही धूल के निशान लगे हुए थे जो उस मैजिक सर्कल के पास पाए जाते हैं। और हम देखते हैं जो रिंग साइका को डंजन से मिली थी वो उसे ईफा को दे देता है और डंजन वाले हादसे के बाद से साइका को ऐसा लग रहा था कि वो और अमू दोस्त बन चुके हैं, पर अमू से वापस से इग्नोर मारना चालू कर देती है। पर लेकिन उसकी अच्छी दोस्ती ईफा के साथ हो जाती है और यूकी कहती है मास्टर शायद ये आपसे शर्मा रही है। खैर कोडेल वाले हादसे को 1 साल बीत चुका है और तब से कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पर नहीं आया, फिर भी साइका अपनी नजर यहाँ पर बनाया हुआ है। तभी अकेडमी के वाइस प्रिंसिपल ईफा और साइका को प्रिंसिपल रूम में जाने के लिए कहते हैं। अमू को लगता है कि साइका को अकेडमी से एक्सपेल किया जा रहा है। तभी हम उनके पीछे एक लड़की को देखते हैं जो उन सभी को छिपकर काफी देर से देख रही थी। पर ये पहली बार है कि कोई लोडियन या मैजिक अकेडमी के प्रिंसिपल को देखेगा क्योंकि हर छोटे बड़े काम को वाइस प्रिंसिपल ही देखते हैं। जब वो दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचते हैं तो वो दोनों ये देख के हैरान हो जाते हैं कि उनके प्रिंसिपल एक डमी ह्यूमन है, मतलब कि एक डीमन है। पर लेकिन वो डमी ह्यूमन साइका के रिलेटिव को जानती है, उसके फादर को नहीं बल्कि उसके फादर के भाई को, जिसके बारे में तो साइका को भी नहीं पता होता है। वैसे ये डमी ह्यूमन चाहती है कि साइका उनकी अकेडमी की तरफ से एक टूर्नामेंट में हिस्सा ले, वो भी एक नई लड़की के साथ। और गाइस वो लड़की तभी वहाँ पर आ जाती है और ये वही लड़की जो उन्हें काफी देर से छिपकर देख रही थी और इसका नाम मेबल क्रेन है। और ये वैसे भी उन दोनों की चॉइस है कि साइका और ईफा में से टूर्नामेंट में कौन हिस्सा लेगा क्योंकि वो दोनों एंट्रेंस एग्जाम के अंदर 3rd और 2nd आए थे। पर लेकिन ये बात जब अमू को पता चलती है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो फर्स्ट आई थी फिर भी उससे पूछा नहीं गया। पर अकेडमी पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही थी, शायद इसलिए क्योंकि मैजिक को इस टूर्नामेंट में अलाउ कर दिया है। पर अमू अपने सवालों में खोई हुई थी क्योंकि ईफा और साइका को चुना गया पर उसे नहीं। ईफा कहती है शायद डंजन इंसिडेंट की वजह से, पर साइका बताता है कि प्रिंसिपल उसे कुछ खास वजह से वहाँ पर भेज रही है। और ये सुनकर तो अमू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये शॉर्ट फाइट और मैजिक में इन दोनों से बेहतर है। पर ये दोनों अमू को एकदम इग्नोर मारते हैं और उस टूर्नामेंट के फुल प्राइस की बात करते हैं क्योंकि टूर्नामेंट जीतने वाले को अंधा पैसा मिलेगा और एक नाइट की जॉब भी मिलेगी। ये सुनकर अमू बातें बनाने लगती है और कहती है कि वो लड़की नेविल पक्का एक नोबल परिवार से होगी और वो रिश्वत देकर टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। और इस बात को मेबल सुन लेती है और वो अमू के मुंह पर बोल लेती है कि वो कमजोर है इसलिए उसे चुना नहीं गया। और ये सुनकर अमू बस एक स्माइल देती है और उसे शॉर्ट बैटल के लिए बोलती है। और इस फाइट को तो साइका भी देखना चाहता था क्योंकि इससे अमू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो ये भी जान लेगा इस लड़की की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ कितनी है। अब बैटल के शुरू होते ही अमू नेफिल के ऊपर टूट पड़ती है, पर लेकिन वो अपने आप को डिफेंड करती है और वो अमू के हमले को रिपेल कर देती है। और जब अमू दूसरी बार उसके ऊपर हमला करती है तो इस बार वो उसकी तलवार को मोड़ देती है और उसको हरा देती है और वो उसकी तलवार को फेंक कर वहाँ से जाने लगती है। पर लेकिन अमू कहती है कि तुमने मैजिक का यूज किया था और इसे तो साइका ने भी नोटिस किया था। लड़ाई के दौरान मेबल ने डार्क मैजिक का यूज किया था, पर लेकिन वो अमू की इंसल्ट करती है और साइका को भी इस टूर्नामेंट से नाम वापस लेने के लिए कहती है। साइका कहता है कि वो सोचकर बताएगा तो मेबल वहाँ से चली जाती है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि साइका उस टूर्नामेंट
टूर्नामेंट के लिए एकेडमी से निकल जाता है, पर लेकिन उसके साथ अमू और ईफा भी जाते हैं, वो भी जबरदस्ती। और अमू ने तो एकेडमी से भी परमिशन नहीं ली थी क्योंकि वो भी मेविल की फाइट देखना चाहती थी। और गाइस इस एनिमे का थर्ड पार्ट यहीं पे खत्म होता है। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट कर देना और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसे न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये है इस एनिमे का सेकंड एपिसोड और जिन्होंने अभी फर्स्ट नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ईफा और अमू की बकबक से मेविल का दिमाग खराब हो जाता है, जिसको देखकर अमू कहती है कि तुम्हें अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जिसके जवाब में मेविल कहती है कि सब कुछ स्किल के ऊपर मैटर करता है और वैसे भी वो उन्हीं की एज की है, बस उसने एकेडमी में थोड़ा लेट एडमिशन लिया। जिसको सुनकर ईफा कहती है कि वो उन सब में 1 साल ज्यादा बड़ी है, बस उसने भी एकेडमी में लेट एडमिशन लिया है। और अब जाकर अमू को पता चला कि ईफा कितने ज्यादा बड़े होने का राज क्या है। और ये सब देखकर मेविल थोड़ी अनोइंग हो जाती है और कहती है ये कैसे बच्चों की तरह कर रहे हैं, जिस पर साइका कहता है कि हम बच्चे तो है। वो और कुछ भी बोलने वाला होता है पर लेकिन चुप हो जाता है क्योंकि मेविल सही तो बोल रही है। अब वो सब लोग कैपिटल पहुंच जाते हैं और मोशन सिकनेस से साइका की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिसको देखकर ईफा और अमू उसे होटल में जाकर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। पर लेकिन साइका को पहले फाइटिंग शेड्यूल देखना होता है और मेविल उनको छोड़कर जा चुकी है, जिस पर अमू कहती है क्या वो एक बगी बुक कर ले, जिस पर साइका कहता है क्या बच्चे की जान लोगे। अब वो लोग फाइटिंग अरीना में पहुंच जाते हैं और फाइटिंग शेड्यूल देखने लगते हैं। और शेड्यूल के मुताबिक मेविल और साइका अगर सारे मैचेस जीत जाते हैं तो वो सेमीफाइनल में आमने सामने फाइट करने वाले हैं। तो साइका उन दोनों को बोलता है कि वो होटल में थोड़ा आराम करने के लिए जा रहा है, जिसको देखकर ईफा कहती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है, पर लेकिन साइका उसे मना कर देता है और कहता है कि वो दोनों सिटी एक्सप्लोर करें। अमू भी ईफा को अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि साइका और मेविल अगर फर्स्ट राउंड में निपट गए तो उन लोगों को यहाँ से तुरंत ही निकलना पड़ेगा। और यहाँ पर साइका ने झूठ बोला था कि वो आराम करने जा रहे, वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था कि एकेडमी ने उसे क्यों भेजा है और अमू को क्यों नहीं। और हम टूर्नामेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके नियम बताए जा रहे होते हैं कि जीतने के लिए आपको अपने अपोनेंट को रिंग से बाहर भेजना होगा या तो वो खुद ही हार मान ले। और उन लोगों को एक लॉकेट दिया जाता है जो सामने वाले के हमले को मेजर करेगा और इसके ओवरलोड होते ही वो टूट जाएगा और आपका अपोनेंट जीत जाएगा। और यहाँ पर साइका का फर्स्ट मैच एक घमंडी बच्चे से होता है जो मैच के स्टार्ट होते ही साइका के ऊपर जानलेवा हमला करता है, पर लेकिन साइका अपने टेलिस्मेंट से बच जाता है और साइका उसके पीछे आके उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक हमला करता है और ये मैच शुरू होते ही खत्म हो जाता है। और ये सब इतना तेजी से हुआ कि किसी को कुछ पता नहीं चला कि साइका ने अपने टेलिस्मेंट की मदद से अपने अपोनेंट को हरा दिया। और साइका यहाँ पर शिकिगामी की मदद से ईफा और अमू को दूर कर उनके पास बैठ जाता है। और दूसरा मैच वाटर मैजिक यूज करने वाले बेल और बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखने वाले कायल के बीच में होता है। तो मैच की स्टार्टिंग होते ही कायल अपनी इविल आई की मदद से बेल को पोजेस कर लेता है और बेल इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहा होता है और कायल बिना किसी झिझक के उसको मार देता है और ये मैच भी शुरू होते ही खत्म हो जाता है। और उन सब लोगों ने भी इसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से एंजॉय किया, जैसे कि इस दुनिया में कमजोर लोगों की जान की कोई भी कीमत नहीं है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कायल के पास एक इविल आई जिसके दायरे में जो भी आता है वो पूरी तरह फ्रीज हो जाता है और अपने बॉडी पर से काबू खो देता है। और हम देखते हैं कि साइका का दूसरा मैच एक गोलम यूजर के साथ होता है और इस गोलम के ऊपर एंटी मैजिक बैरियर लगा होता है, मतलब कि इसके ऊपर मैजिक का कोई भी असर नहीं होगा। पर लेकिन साइका अपने शिकिगामी तमाया को समन करता है जो इसके सेकंडों में से भी कम में बहुत ज्यादा टुकड़े कर देती है और साइका इस मैच को भी शुरू होते ही खत्म कर देता है। और साइका यहाँ पर बाल बाल बचता है क्योंकि इस टूर्नामेंट में समन अलाउ नहीं है, अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसे उस टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा। और कायल की फाइट देखने के बाद ईफा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और साइका को फाइट कंटिन्यू करने के लिए मना करती है, पर साइका उसे समझाता है कि वो सिंगल पीस में जिंदा वापस आ जाएगा। अमू साइका से पूछती है कि अगर वो इस टूर्नामेंट को जीत जाता है तो क्या वो रॉयल गार्ड की जॉब को एक्सेप्ट करेगा, जिस पर साइका उसे मना कर देता है और इस सवाल की वजह पूछता है, जिस पर अमू शर्माने लगती है। और ये दोनों लड़कियां साइका के लिए परेशान हो रही होती है, पर लेकिन इन्हें नहीं पता है कि इस मैच को जीतना साइका के लिए इतना आसान है जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा। बात का कोई सेंस तो नहीं बनता है, पर लेकिन मुंह में आया तो बोल दिया। और इस टूर्नामेंट का अगला मैच मेविल का होता है और वो भी अपने सारे मैचेस को जीतते हुए आ रही है और उसका ये मैच बहुत ही ज्यादा पावरफुल अर्थ मेज के साथ होता है जो कि मैच के स्टार्ट होते ही अपने पत्थरों से उसके ऊपर हमला करता है, पर लेकिन मेविल अपनी तलवार से उन सभी को काट देती है। अब मेविल उसके ऊपर हमला करने के लिए अपनी छोटी सुइयों को बाहर निकाल लेती है और ये देखकर वो मेज अपने सामने बहुत ही ज्यादा दीवार खड़ी कर लेता है और मेविल उन सुइयों को उसकी तरफ थ्रो कर देती है और वो दीवार इतनी ज्यादा आसानी से टूट रही होती है जैसे वो कांच की बनी हो। यहाँ पर मेविल ग्रेविटी मैजिक का यूज कर रही होती है, जब वो उसे थ्रो करती है तो उसका वजन बढ़ा देती है जिससे वो दीवारें टूट जाती हैं। और यहाँ पर मेविल उसके ऊपर हमला करने के लिए जाती है और उसकी छड़ी को तोड़कर उसको सरेंडर करने पर मजबूर कर देती है। और जब उसकी जीत की अनाउंसमेंट हो रही होती है तब उसे हीरो कहा जाता है। ये सुनकर साइका थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और हम ये देख के हैरान होती है कि उसे हीरो के बारे में नहीं पता। और यहाँ पर मेविल को सब सेकंड हीरो कहते हैं क्योंकि जो वेपन हीरो यूज करता था
वो भी वही वेपन यूज करती है। और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़का कबूतर की मदद से किसी को खत भेज रहा होता है, पर लेकिन साइका अपने शिकिगामी की मदद से उस कबूतर को पकड़ लेता है। साइका को इसके ऊपर शक है कि ये डीमंस का जासूस है, पर लेकिन ये अनजान बनकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है और 2 कदम चलने के बाद ये चाकू निकालकर साइका के ऊपर पलटवार करता है। पर लेकिन साइका उसको बाइंडिंग वाइन से पकड़ लेता है और उसके सारे षड्यंत्र को विस्तार पूर्वक बताने के लिए कहता है। और वो बंदा कहता है कि वो मर जाएगा, पर लेकिन कुछ नहीं बताएगा। तो साइका भी उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता है। साइका अपने शिकिगामी सातोरी को समन कर लेता है और ये शिकिगामी किसी का भी माइंड रीड कर सकती है। और हमें पता चलता है कि इस बंदे को फेल नाम के बंदे ने भेजा है मेविल क्रैम के ऊपर नजर रखने के लिए, जो कि हीरो है। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि मेविल वही भविष्यवाणी वाली हीरो है, क्योंकि वो एक लड़की है और उसके बाल लाल है। और इनका शक इतना पक्का इसलिए है क्योंकि अकेडमी में भेजे गए इनके डीमन और जासूस का अता पता किसी को भी पता नहीं चला। मतलब कि वो सब निपट भी गए और कानो कान किसी को खबर भी पता नहीं चली। सातोरी के इतने अच्छे काम को देखकर साइका उसे उस इंसान को खाने की परमिशन दे देता है और उस इंसान को खाने के बाद सातोरी साइका का दिमागी पड़ने लगता है, जिसको देखकर साइका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये देखकर सातोरी की फट जाती है और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब साइका उस चिट्ठी को पढ़ने की कोशिश करता है, पर लेकिन वो किसी और लैंग्वेज में लिखे होने के कारण वो उसे पढ़ नहीं पाता है। वैसे भी साइका अकेडमी वालों के प्लान को समझ चुका है। वो लोग मेविल को हीरो दिखाना चाहते हैं ताकि असली हीरो अमू को वो डीमन से बचा सके, पर लेकिन साइका ने डीमन और उस जासूस को मार दिया था, तो ये किसी को भी नहीं पता है कि असली हीरो कौन है। पर लेकिन सोचने की बात यह है कि मेविल ने इन सब में हाँ क्यों की। अब हम देखते हैं कि टूर्नामेंट का अगला मैच साइका और मैक्रोमेनियन यूजर के साथ होता है और साइका इस मैच को शुरू होते ही खत्म भी कर देता है। और दूसरी तरफ मेविल भी अपने मैच को बड़ी इजीली जीत रही होती है, यानी कि अब वो दोनों सेमीफाइनल में एक दूसरे के सामने लड़ने वाले हैं। और मेविल यहाँ पर साइका को धमकी देते हुए कहती है कि वो अपना नाम इस मैच से ले ले, वरना वो उसे मार देगी। तो साइका यहाँ पर मजाक में कहता है कि लोगों ने इस टिकट के लिए पैसे दिए हैं, वो यहाँ पर नाराज हो सकते हैं। और यहाँ पर राइनस और काइल का सेमीफाइनल चालू हो गया है। राइनस उन खास लोगों में से है जो चारों एलिमेंटल को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि राइनस के पास लाइट मैजिक भी है, जिससे काइल की इविल आई का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। पर काइल उसकी तरफ बढ़ने लगता है और रायन उसको अपनी तरफ आता देख उसके ऊपर हमला करता है। वो हर प्रकार के मैजिक से उसके ऊपर हमला करता है, पर लेकिन उसको कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है। और हमें पता चलता है कि काइल ने अपनी पूरी बॉडी को ग्रेविटी मैजिक से कवर कर रखा है और अपने किसी भी हमले का असर ना होता देख रायन उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है, पर लेकिन काइल अपनी शैडो से उसे पकड़ लेता है। अब रायन बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है और काइल उसको मारने वाला होता है, पर लेकिन जज उसकी जीत को घोषित कर देता है, जिससे रायन की जान बच जाती है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर यूकी साइका से पूछती है कि वो कल का मैच जीतेगा या फिर हारेगा। साइका यहाँ पर जवाब ना देते हुए सोने की कोशिश करता है और यूकी उससे बहुत चिपकने लगती है, पर लेकिन साइका अपने टेलिस्मेन से पता करता है कि ऊपर से हमला होने वाला है और साइका यूकी को लेकर वहाँ से हट जाता है और छत तोड़ के वहाँ पर मेविल आ जाती है जो कि साइका को मारने आई थी और वो दोनों लड़ते हुए खिड़की से नीचे गिर जाते हैं। अब मेविल साइका के ऊपर अपने डैगर से हमला कर देती है, पर लेकिन साइका अपने टेलिस्मेन से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। तो अब साइका भी इस फाइट से पीछे नहीं हट सकता था। वो भी मेविल के ऊपर हमला करने जा रहा होता है, पर लेकिन तभी पीछे से एक पियक्कड़ अंकल आ जाते हैं, जिसको देखकर मेविल उनके ऊपर हमला कर देती है और साइका का ध्यान भटक जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। पर लेकिन साइका वापस से मेविल को ढूंढ लेता है, पर लेकिन वो उससे लड़ना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो उससे बात करना चाहता था। हमें पता चलता है कि मेविल साइका को मारने नहीं आई थी, बल्कि वो तो उसकी हड्डी पसली एक करने आई थी ताकि वो कल के टूर्नामेंट में हिस्सा ना ले सके। और इसके पीछे इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है और उसके लिए साइका की जान लेनी पड़े तो भी ये पीछे नहीं हटेगी और वो उसे फिर से पीछे हटने के लिए कहती है। पर साइका बता देता है कि वो जानता है कि मेविल नकली हीरो है और मेविल ये सब किस लिए कर रही है। अगर वो इसका रीजन बताए तो शायद साइका पीछे हट सकता है। मेविल बताती है कि उसकी तकदीर में काइल के हाथों मरना लिखा है ताकि डीमंस और बाकी लोगों को ऐसा लगे कि हीरो की मौत हो गई है। और मेविल बताती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीब बच्चों को पकड़ के हत्यारा बनाती है और मेविल और काइल दोनों वहीं से आए हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन ने उन गरीब बच्चों के दिमाग को खोलकर उनके ऊपर मैजिक किया, जिनसे उन्हें इमोशनलेस और बहुत ही ताकतवर परफेक्ट किलर मिला। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 4 बच्चों को एक ही ग्रुप में रखा और उनमें से कोई एक ही किलर बनता जो बाकी सबको मार देता। काइल ने अपने सभी साथियों को मार दिया और जब मेविल की बारी आई तो उसे बचा लिया गया और कहीं और भेज दिया गया, वो भी इसी दिन के लिए, ताकि काइल उसको मार के पूरे टूर्नामेंट में फेमस हो जाए। काइल ने जिन लोगों को मारा था उसमें से एक मेविल का भाई भी था और मेविल काइल को मार के अपना बदला लेना चाहती है। पर साइका समझ जाता है कि काइल ही मेविल का असली भाई है और जो उसके रेड हेयर है वो उसने डाई किए हुए हैं। तो साइका को सब कुछ मालूम चल गया था, तो मेविल भी अपने उस वादे के बारे में बता देती है जो उसने काइल से उसके किलर बनने से पहले किया था। तो साइका ने तय कर लिया है कि फाइनल्स के अंदर वो काइल से लड़ने वाला है और मेविल को भी इसके लिए मरने की जरूरत नहीं है। उसका भाई भी चाहता होगा कि मेविल अपनी जिंदगी खुलकर जिए। साइका कहता है कि मेविल उसके साथ अकेडमी वापस जाएगी और उसके रहते हुए उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है, तो मेविल भी इसके लिए मान जाती है। पर लेकिन वो कल के मैच में पीछे नहीं हटने
दिखने वाली है। तो अगले दिन सेमीफाइनल टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर मेविल अपना असली वेपन लेकर आई थी और मैच के स्टार्ट होते ही मेविल सामने से गायब हो जाती है और बहुत ही स्पीड में साइका के पीछे से अटैक करती है, पर लेकिन साइका उस हमले को डॉज कर लेता है। मेविल अपनी कुल्हाड़ी से साइका के 2 टुकड़े कर देती है, पर लेकिन साइका अपने टेलिस्मैन से अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है और साइका अपने टेलिस्मैन से मेविल के वेपन को बहुत ही ज्यादा भारी कर देता है, जिससे वो उसे उठा नहीं पाती है। अब साइका मरकरी मैटर से मेविल को पकड़ लेता है और उसके वेपन को उसके गले के ऊपर रख देता है, जिससे साइका इस मैच को विन कर लेता है। अब आखिरी और फाइनल मैच साइका और क्लाय के बीच होने वाला है। यहाँ पर साइका को देख काइल थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी जगह मेविल को होना चाहिए था, क्योंकि काइल का मिशन मेविल को मारना है। यहाँ पर साइका काइल से कहता है अगर वो ये मैच हार जाएगा तो वो अपनी छोटी बहन मेविल से माफी मांगेगा। अब मैच के स्टार्ट होते ही काइल अपनी इविल आई का इस्तेमाल साइका के ऊपर करने लगता है, पर साइका उससे पहले चारों तरफ रेड स्मोक कर देता है ताकि उनकी फाइट कोई और ना देख सके। पहले तो साइका काइल के ऊपर नॉर्मल से अटैक करता है, पर लेकिन जब उनसे कोई फायदा नहीं होता है तो वो अपने शिकिगामी ओशिओनी को समन करता है और वो शिकिगामी काइल को उठाकर पटक देती है और जब साइका उसको देखता है तो उसके शरीर के ऊपर कर्स फैलने लगता है। वो तुरंत एक बैरियर बनाता है जिससे उस कर्स को फैलना रुक जाना चाहिए था, पर लेकिन वो फिर भी फैलता है। साइका कुछ करना तो चाहता था, पर काइल उसका तभी हाथ पकड़ लेता है और उससे कुछ कहता है जो हमें नहीं बताया जाता है और काइल उधर ही अपना दम तोड़ देता है। ये सब देख के साइका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सारे टेलिस्मैन को बाहर निकाल देता है। पिछले जन्म में साइका के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता था और वो अभी यही कर रहा है। वो काइल को जिंदा करे उससे पहले युगी उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो उन सबके सामने आ जाएगा अपनी पिछली जिंदगी की तरह, और ये सुनकर साइका वहीं पर रुक जाता है और इस मैच का विनर साइका होता है और साइका अपना पैसा और मेडल लेके यहाँ से चला जाता है। पर लेकिन जाने से पहले उससे पूछते कि काइल की बॉडी कहाँ पर गई, तो साइका बताता है कि उसके मैजिक की वजह से काइल की पूरी बॉडी ही गायब हो गई, पर लेकिन साइका ने उसकी बॉडी को बड़ी इज्जत से दफना दिया था। और साइका मेविल को बताता है कि उसके भाई ने आखिरी समय में उससे लीफ ऑफ क्लोवर के लिए माफी मांगी थी और ये सुनने के बाद मेविल बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और वो बताती है कि लीफ ऑफ क्लोवर उसकी एक हेयर पेन है जो काइल से गलती से टूट गई थी और इसके बाद से मेविल की पूरी जिम्मेदारी साइका अपने ऊपर ले लेता है और वो ईफा और अमू को सब कुछ बता देता है, बस उस फेक हीरो वाली बात को छोड़कर। पर अचानक से ही अमू मेविल को शॉर्ट फाइट के लिए चैलेंज कर देती है। मेविल मना कर देती है, पर लेकिन अमू उससे जबरदस्ती करने लगती है और उसके हाथ में शॉर्ट दे देती है और फाइट के अंदर अमू ग्रेविटी मैजिक का यूज कर रही होती है, जिससे वो मेविल को बड़ी आसानी से हरा देती है। पर अचानक से ही अमू भी गिर जाती है और वो कहती है कि वो भी डार्क मैजिक का यूज कर सकती है और अमू मेविल के पास आकर उसे अपना शॉर्ट फाइट पार्टनर बनने के लिए कहती है, जिस पर मेविल मान जाती है और वो सब लोग अपनी अकेडमी के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर साइका को समझ आ गया था कि उसकी प्रिंसिपल ने उसे मेविल को बचाने के लिए ही भेजा था। एसोसिएशन ने प्रिंसिपल को भेजा था ताकि वो मेविल को हीरो बनाकर काइल के हाथों मरवा सके और प्रिंसिपल को मेविल के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था, इसलिए उसने साइका को भेजा था कि वो उसकी जान बचा सके। जिस पर साइका पूछता है क्या कभी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वो हार भी सकता है, जिस पर उनकी प्रिंसिपल बताती है कि उन्होंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, वो किसी को भी देखकर उनका पावर लेवल बता सकती हैं। और 300 साल कंप्लीट होने के बाद तो उनने गिनना ही छोड़ दिया और एकेडमी के अंदर मेविल का टीचर साइका है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहती है क्योंकि वो साइका बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और मेविल ने अपने बालों का कलर भी नॉर्मल कर लिया होता है और वो ईफा से मदद मांगती है, पर लेकिन ईफा के मुताबिक तो साइका उसके ऊपर अभी भी नरमी दिखा रहा है। और ये सब सुनकर तो मेविल के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और एकेडमी के समर हॉलीडे भी अब चालू होने वाला है और साइका को ड्रैगन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किंगडम ऑफ एस्ट्रिया जाना है। वैसे तो ये काम साइका के फादर को आया था, पर लेकिन वो किसी चीज में बिजी है, इसलिए ये काम साइका को ही करना पड़ेगा। वैसे तो अमू और मेविल भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर लेकिन साइका उन दोनों को मना कर देता है क्योंकि समर वेकेशन में सबको अपने घर जाना चाहिए। पर लेकिन साइका ईफा को उसके साथ चलने के लिए पूछता है, जिस पर ईफा तुरंत ही मान जाती है। पर लेकिन तभी वहाँ पर एक रहीजादे की औलाद आती है और वो एकेडमी की पुरानी दीवारों की बेइज्जती करने लगता है और इसका नाम ससीलियो है, एस्टल किंगडम का राजकुमार, जिसकी बात साइका कर रहा था। और वो राजकुमार यहाँ पर साइका से मिलने आया था, पर लेकिन वो ईफा को देख उसकी खूबसूरती में खो जाता है। साला ला टपका रहा है अपनी, और ये बेवकूफ इंसान सबके सामने ईफा को प्रपोज कर देता है और उसको अपने हरीफ में शामिल होने के लिए कह देता है। अब ये हरीफ क्या है वो तो मुझे नहीं पता, पर लेकिन ईफा उसको उसके मुंह पर ही मना कर देती है क्योंकि वो साइका की बस एक नौकर है। पर लेकिन ये बेवकूफ कितना भी पैसा देके ईफा को उसकी गुलामी से छुड़वाने के लिए कहता है और माहौल इतना ऑकवर्ड हो जाता है कि उस राजकुमार की एल्फ उसे ये सब करने के लिए मना करती है क्योंकि ये सही जगह नहीं
नहीं है। तो वो सब लोग बातचीत करने के लिए एक प्राइवेट रूम में आ जाते हैं और वो राजकुमार बताता है कि पहले ऑस्ट्रेलिया के ड्रैगन इंसानों के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल थे, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी लड़ाइयों में भी उन ड्रैगनों ने उनकी मदद की, पर लेकिन पिछले साल से वो ड्रैगन कुछ अजीब ही व्यवहार कर रहे हैं। वैसे तो इन सब में किसी की जान नहीं गई है, पर लेकिन उन ड्रैगनों ने किसानों की खेती को बर्बाद कर दिया है। और यहाँ पर साइका का एक बड़ा सवाल था कि आखिर वो ड्रैगन उनके साथ रहते ही क्यों है। वैसे तो एक कहानी के मुताबिक यहाँ की क्वीन ने एक ड्रैगन के अंडे को हैच करवाने में मदद की थी, और इस कहानी में कितनी सच्चाई है वो कोई भी नहीं जानता। और वापस से ये प्रिंस ईफा के ऊपर बात करने लगते हैं, और जब साइका अकेडमी वापस जा रहा होता है तब उसको झाड़ियों में से कोई अंदर खींच लेता है, और ये मेविल और अमू होते हैं जो अंदर हुई हर एक बात को बताने के लिए कहते हैं। अब सारी बातें सुनने के बाद इन दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि साइका ईफा को इनको बेचने वाला है, जिस पर साइका उन्हें मना कर देता है। पर लेकिन साइका कहता है अगर ईफा ऐसा चाहती है तो वो उसे मना नहीं करेगा, और अमू और मेविल साइका को ईफा से पूछने के लिए मना करते हैं क्योंकि उसे बुरा भी लग सकता है। अब 2 दिन बाद वो सब लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलने लगते हैं, और ईफा बताती है कि प्रिंस ने उसको उसके साथ बग्गी में बैठने के लिए कहा था, पर लेकिन ईफा ने उसे मना कर दिया क्योंकि उससे साइका के साथ बैठना था। ईफा को अब तक लग रहा होता है कि वो प्रिंस उसके साथ मजाक कर रहा है, पर लेकिन अपना होशियार लौंडा साइका सब कुछ समझ रहा होता है। अब 9 दिन के लंबे सफर के बाद वो लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग नीचे उतरते हैं तभी उनके ऊपर एक ड्रैगन हमला कर देता है, और वो लोग बाल बाल बचते हैं, और ईफा भी बाल बाल बचती है। पर लेकिन तभी एक लावा वाला टाइगर आके उसको भगा देता है। अब वो बाघ ईफा के ऊपर हमला कर देता है, पर लेकिन साइका अपने क्रिस्टल से उसे पकड़ लेता है, पर उसकी बॉडी इतनी ज्यादा गर्म होती है कि वो क्रिस्टल पिघल जाते हैं। पर वो अब ईफा को छोड़ साइका के ऊपर हमला कर देता है, पर लेकिन वो साइका के ऊपर हमला करे और साइका कुछ करे उससे पहले एक चेन आकर उसको पकड़ लेती है। अब हमें पता चलता है कि ये एक समर का शिगामी है जिसे इसी प्रिंस ने रखा है ड्रैगन के छोटे मोटे हमलों से बचने के लिए। अब जैक के इस बर्ताव को देखकर प्रिंस को गुस्सा आ जाता है, और वो समनर बताता है कि वो मजबूर है क्योंकि ड्रैगन्स ने अब इंसानों के ऊपर भी हमला करना स्टार्ट कर दिया है। अब वो प्रिंस साइका और जैक को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिस पर साइका पूछता है कि उन्होंने एक हत्यारे को आखिर क्यों रखा है, जिस पर वो प्रिंस बताता है कि वो उन सब ड्रैगन को मरवाने वाले हैं क्योंकि अब बस यही एक रास्ता रह गया है। पर लेकिन साइका को डर था अगर कुछ ड्रैगन बच गए तो दूसरी कंट्री में जाकर भी नुकसान कर सकते हैं। जैक को लगता है कि साइका उसकी क्षमताओं पे शक कर रहा है, और वो बताता है कि उसने 1000 से भी ज्यादा ड्रैगन्स मारे हैं। इसी तरह इन दोनों के बीच एक बहस स्टार्ट हो जाती है, पर वो प्रिंस उन दोनों के झगड़े को शांत कराते हुए जैक को वहाँ से जाने के लिए कहता है, और साइका को इन सबसे दूर रहने के लिए कहता है। तो साइका भी उसकी बात मान लेता है, पर लेकिन वो ईफा के ऊपर भड़कने लगता है क्योंकि उसने अपने बचाव में मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया, और वो उसको कहता है कि वो उसकी जान बचाने के लिए हमेशा नहीं रहेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि साइका उसकी मदद नहीं कर पाएगा, और उस समय उसको अपनी मदद खुद करनी होगी। और ये सब सुनकर ईफा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और प्रिंस भी साइका को रोकने लगता है। पर लेकिन साइका अब प्रिंस को इस लफड़े से दूर रहने के लिए कहता है, और वो ईफा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। पर साइका जानता था कि उसने ईफा को कुछ ज्यादा ही डांट दिया है, पर लेकिन ये उसके लिए जरूरी था क्योंकि उसके जीवन में भी एक ऐसा समय आया था कि उसके ड्रैगन ने ही उसके स्टूडेंट को उसकी आंखों के सामने ही खा लिया था। तो साइका नहीं चाहता कि वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ऐसी किसी चीज से गुजरे। तो अगले दिन साइका ड्रैगन्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और भी ज्यादा नॉलेज इकट्ठी कर रहा होता है, और एक किताब में इसी घटना के बारे में 150 साल पहले लिखा गया था, और इस किताब में रानी और अंडे के बारे में भी लिखा हुआ था। पर लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। पर लेकिन जब ये किताब लिखी जा रही है तब ड्रैगन इंसानों के साथ में रहा करते थे, पर लेकिन एक दिन कहीं से फीमेल ड्रैगन आई और फिर वो दोनों पहाड़ों पर रहने लगे। पर लेकिन ठीक 50 साल बाद उनका वर्ताव बदल गया, जैसे वो पहले किया करते थे वैसे ही वो किंगडम में अब कर रहे हैं। असल में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था, और शायद उसी के पालन पोषण के लिए वो जानवरों पे हमला किया करते थे, और जब ड्रैगन के बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपना घोंसला छोड़ देते हैं, और उसके ठीक 50 साल बाद फीमेल ड्रैगन की उसकी उम्र से मौत हो गई। ईफा का एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या फीमेल ड्रैगन ने वापस से कोई अंडा दिया है? पर लेकिन फीमेल ड्रैगन की तो मौत हो गई थी ना, तो यही जानने के लिए साइका उधर जाने वाला है। तो ईफा को उसकी चिंता हो रही थी, तो वो भी उसको उसके साथ जाने के लिए कहती है, बस साइका उसे मना कर देता है क्योंकि वहाँ पर खतरा ज्यादा होने वाला है। और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर साइका अपने नोट्स बना रहा होता है, पर लेकिन तभी उसके दरवाजे एक बार ईफा आती है जो घबराई हुई और डरी हुई होती है क्योंकि प्रिंस की मेड ने ईफा को उसको प्रिंस के रूम में जाने के लिए कहा है। तो ये सब देखकर साइका उसे अपने रूम में सोने की परमिशन दे देता है, पर ईफा को ये अच्छा नहीं लग रहा होता है कि साइका उसके लिए जमीन पर सो जाए, तो वो दोनों एक साथ एक ही बेड पर सो जाते हैं। पर लेकिन ईफा को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है, और तभी साइका उसको प्रिंस के हरीम में ज्वाइन होने के बारे में पूछता है, जिस पर ज्वाइन होने के लिए ईफा मना कर देती है, जिस पर साइका बोलता है कि तुम इधर सच बोल सकती हो। तो ईफा को ऐसा लग रहा होता है कि साइका कल के बाद के लिए अभी भी उससे नाराज है, पर ईफा माफी मांगते हुए कहती है कि वो और भी ज्यादा ताकतवर बनेगी। पर लेकिन साइका कहता है कि उसकी बातों का ये मतलब नहीं था क्योंकि
प्रिंस को हरम को ज्वाइन करना ईफा के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और ईफा के जाने के बाद साइका अकेला तो हो जाएगा, पर लेकिन एक दिन उनके रास्ते तो अलग होने ही है। पर ईफा कुछ ही जवाब नहीं देती है और चुपचाप सो जाती है और साइका के उठने से पहले ही वो वहाँ से चली भी जाती है। और यूकी तभी कहती है कि वो कल रात को कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था, पर साइका कहता है कि उसे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत कहा है। पर यूकी फिर बोलती है कि ईफा उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, पर साइका उसकी बात का जवाब नहीं देता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि साइका प्रिंस से कल रात की बात को लेकर उससे कुछ पूछने गया है, जिसके ऊपर प्रिंस बोलता है वो तो बस ईफा से थोड़ा बात करना चाहता था। अब साइका उससे पूछता है आखिर वो ईफा को उसके हरीम में ज्वाइन ही क्यों करवाना चाहते हैं। और हमें पता चलता है कि ये बंदा ईफा के पीछे पूरा लट्टू हो चुका है और इसीलिए वो अपने हरम में उसे ज्वाइन करवाना चाहता है। और उसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि ईफा और साइका कितने ज्यादा क्लोज है। पर लेकिन साइका और ईफा के बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं होता है, तो वो प्रिंस साइका को ईफा को उसे बेचने के लिए कहते हैं। पर लेकिन साइका उसे बेचने से साफ साफ मना कर देता है। पर लेकिन ईफा खुद चाहे तो वो जा सकती है। अब साइका उस प्रिंस से कहता है कि वो माउंटेन के ऊपर जा रहा है ड्रैगन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और उस प्रिंस को इसके अंदर एक मौका देखता है जिसका डर साइका को होता है। तो साइका माउंटेन पर जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और जब ईफा महल में जाती है तो प्रिंस की एल्फ उसे रोक लेती है और अपने साथ लेकर जाती है। वो जानती थी कि ईफा के चारों तरफ एलिमेंटल घूम रहे हैं और वो इसलिए जानती थी कि ईफा एल्फ के खानदान से बिलोंग करती है, और इसके बारे में तो ईफा खुद भी नहीं जानती होती है। और वो एल्फ कहती है कि उसको प्रिंस के हरम को ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि ईफा भी जिस बंदे के साथ रहती है वो एक मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक है। ईफा को उसकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही होती है और वो एल्फ बताती है कि एलिमेंटल हमेशा डीमन को अवॉइड करते हैं और इसीलिए साइका के पास एक भी एलिमेंटल नहीं आता है। पर लेकिन ईफा उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। भले ही साइका थोड़ा अजीब जरूर है, पर लेकिन वो एक भला इंसान है, क्योंकि ईफा बचपन से ही साइका के साथ खेल कूद के बड़ी हुई है। और वो एल्फ पूछती है क्या तुमने कभी उसके माता पिता को देखा, जिस पर ईफा कहती है वो उसके पिता को तो जानती है पर उसकी मॉम को उसने कभी नहीं देखा। तो वो एल्फ बोलती है कि तुम किस यकीन से बोल रही हो कि साइका की माँ कोई डीमन नहीं हो सकती है। तो ईफा भी सोच में पड़ जाती है और वो एल्फ उसके खतरनाक मास्टर को छोड़ने के लिए कहती है। अब दूसरे सीन में हम साइका को देखते हैं जो अपनी जायंट कैटरपी की मदद से उस ड्रैगन के अड्डे पर पहुंच जाता है और ड्रैगन उसको देखती है उसके ऊपर हमला कर देता है, पर साइका अपने जादुई जाल से उसको पकड़ लेता है। और जब साइका ड्रैगन के घोंसले में देखता है तो वहाँ पर एक अंडा रखा हुआ था, पर लेकिन फीमेल ड्रैगन तो मर गई थी। अब उसे समझ में आता है कि ये ड्रैगन अंडा देने के लिए अपना जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। अब साइका को सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था और वो अंडा हैच करवाने वाली कहानी भी एकदम सच थी। और दूसरी तरफ वो एल्फ ईफा को हरम का टूर करवा रही थी और बोलती वो प्रिंस बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं जो अपनी सभी रानियों को प्यार करते हैं। और वो एल्फ प्रिंस की माँ के बारे में बताती है जो दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है और उनके बाद प्रिंस को ही उनकी गद्दी को संभालना होगा, और इसीलिए वो अपने आप को साबित करने के लिए इस ड्रैगन की परेशानी को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। और साथ ही वो अपनी रानी को भी ढूंढ रहे हैं, तो वो एल्फ चाहती है कि ईफा उसमें इसका सपोर्ट करे। और दूसरी तरफ हम साइका को देखते हैं जो कि आग जलाकर ड्रैगन के अंडे को हैच करने की कोशिश करता है, पर इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। देखो वापस से महल जाने के लिए सोचता है, पर लेकिन वो ड्रैगन साइका को जाने नहीं देता है। और दूसरे सीन में हम उस एल्फ को देखते हैं जो ईफा को प्रिंस के पास लेकर आती है, और यहाँ पर प्रिंस कुछ लोगों के पास खड़े होते हैं और उसमें से कुछ लोग तो ईफा को देखकर उसका रेट भी फिक्स कर देते हैं। और दूसरा बंदा कागजात तैयार कर रहा होता है। ईफा ये सब देख के थोड़ी डर जाती है और हमें पता चलता है कि ये प्रिंस साइका को बिना पता चले पैसा देकर ईफा की आजादी को खरीद रहा है, बस उसके लिए उसको इस कागजात के ऊपर दस्तखत करने होंगे। पर ईफा इसके लिए मना कर देती है। पर लेकिन प्रिंस भी कहाँ पीछे हटने वाला था। जब से उसको पता चला है कि साइका एक मॉन्स्टर है तो वो ईफा को उसके साथ नहीं छोड़ सकता है। पर लेकिन ईफा कहती है कि वो साइका के साथ रहना चाहती है, पर लेकिन अब वो प्रिंस उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और जब ईफा अपने एलिमेंटल से अपने आप को बचा रही होती है तो वो एल्फ उसके चारों तरफ एक बैरियर लगा देती है जिसके अंदर ईफा का कोई भी एलिमेंटल या मैजिक काम नहीं करता। अब वो एल्फ ईफा के अंगूठे पर कट मार के जबरदस्ती अंगूठा लगवाने वाली होती है, पर लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ जाता है जिसकी वजह से उस एल्फ का बैरियर टूट जाता है। और हम देखते हैं कि उस ड्रैगन के ऊपर साइका होता है, पर लेकिन वो कुछ देख नहीं पाया होता है और वो एक वहाँ पर ऐसे पर्सन को लेने आया होता है जो फायर मैजिक जानता है। और ये सुनकर तो ईफा भागी भागी उसके पास जाने लगती है और उसको रोकने के लिए एल्फ और प्रिंस भी आते हैं। पर लेकिन ईफा कहती है कि साइका कैसा भी हो बस वो उसी के साथ रहना चाहती है। और साइका और ईफा उस ड्रैगन पे बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में ईफा साइका को शुक्रिया बोलती है, पर लेकिन साइका को तो पता ही नहीं था कि वहाँ पर हुआ क्या है। अब वो दोनों ड्रैगन के अंडे के पास पहुँच जाते हैं, पर लेकिन तभी वहाँ पर लावा वाला टाइगर हमला कर देता है और साइका उसको अपने क्रिस्टल से रोक लेता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जैक आया था, उसका शुरू से ही
प्लान था कि उसको ड्रैगन का अंडा चाहिए और वो लोगों के ऊपर हमला करवाने वाली बात भी झूठ थी। अब वो टाइगर ईफा और साइका के ऊपर हमला कर रहा होता है, पर लेकिन एक पानी का फुव्वारा उसे दूर उठाकर फेंक देता है। साइका भी ये देख हैरान था क्योंकि ये बार ईफा ने किया था और ईफा उन लोगों को धमकी देती है कि वो वहाँ से चले जाए, पर लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। इस बार वो अपने टाइगर के साथ अपने बंदों को भी भेजता है हमला करने के लिए, पर साइका अपनी व्हाइट फायर से उस टाइगर के ऊपर हमला करता है जिससे वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। और अब तो उनके साथ वो ड्रैगन भी खड़ा था जिसको देखकर उस बंदे के चेले चपाटे तो भाग जाते हैं, पर लेकिन साइका किसी को भागने नहीं देता है और सबको पकड़ लेता है। और ये देखकर जैक उनके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर लेकिन ईफा अपने फायर एलिमेंट से उसकी बुक को ही जला देती है। और ईफा के इस मैजिक को देखकर साइका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे शाबाशी देता है। साइका के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर ईफा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो दोनों जैक और उसके साथियों को प्रिंस के सामने ले जाते हैं और उसकी सारी सच्चाई को बता देते हैं। अब प्रिंस उन सभी लोगों को कारागार में डलवा देता है। अब साइका बताता है कि ड्रैगन का बर्ताव और वो रानी की कहानी एकदम सच्ची है और साइका चाहता है कि प्रिंस ड्रैगन के अंडे को हैच करवाने में उनकी मदद करे ताकि इंसानों के प्रति ड्रैगन का स्वभाव पहले जैसा हो जाए। पर लेकिन वो प्रिंस चाहता है कि साइका उस ड्रैगन को मार दे क्योंकि इस किंगडम का अगला किंग वही बनने वाला है, इसलिए वो अपने आप को साबित करना चाहता है। पर लेकिन साइका इसके लिए मना कर देता है, तो गुस्से में वो प्रिंस साइका को बंदी बनाने के लिए ऑर्डर दे देता है और वो प्रिंस ईफा को साइका की गुलामी करने के लिए मना कर देता है और वो इस कंट्री में उसे एक नागरिक बनकर रहने के लिए कहता है। पर साइका को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, वो बस अभी तक इसलिए चुप था ताकि वो उन दोनों के कंट्री के रिलेशन को खराब ना करे, पर लेकिन पानी अब सर के ऊपर से निकल चुका है। अब साइका प्रिंस को डांटने लगता है और ये कहने लगता है कि उन्हें बस अपनी गद्दी और बीबी की चिंता है, पर लेकिन उन्होंने अभी तक ड्रैगन की परेशानी पर नजर भी नहीं डाली है और वो ईफा को ऐसे किसी बच्चे के हाथों में नहीं सौंपने वाला। और ये सब सुनकर तो वो एल्फ हंस देती है और वो ईफा को उस प्रिंस के सामने खड़ा कर देती है ताकि वो अपनी फीलिंग को जाहिर कर सके। और ईफा एक बार फिर से इसको रिजेक्ट मार देती है, तो एल्फ भी प्रिंस को हार मानने के लिए कह देती है और वो साइका का धन्यवाद करती है जो उसने उसके कंट्री और उनके लोगों के लिए किया और वो माफी मांगती है जो उन लोगों ने उसके साथ किया। अब वो एल्फ ईफा को अलग कोने में लेकर जाती है और वो पूछती है क्या वो साइका को पसंद करती है, जिस पर ईफा शर्माने लगती है। अब वो ईफा को रियल लाइट एलिमेंटल देती है जो उसके अंगूठे पे लगे जख्म को ठीक कर देती है। अब वो एल्फ कहती है कि ईफा को देखकर उसे उस फेरी की याद आती है जो हीरो की पार्टी में थी, पर लेकिन वो एक डीमन किंग से प्यार कर बैठी और वो कहती है कि उम्मीद है कि साइका तुम्हारी फीलिंग्स को समझ जाएगा। अब अकेडमी जाते समय रास्ते में ईफा उसे अपने एल्फ डिसेंडेंट होने के बारे में बता देती है। वैसे तो ईफा साइका की माँ के बारे में उससे पूछना चाहती थी, पर लेकिन वो वहीं पर रुक जाती है और साइका यहाँ पर ईफा से पूछता है कि अगर उसे शादी करनी होगी तो वो कैसा लड़का चुनेगी। ईफा को उसके माँ बाप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो दयालु, स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट होना चाहिए और जो उसके ना होने पर अकेला महसूस करे। पर साइका को नहीं लगता कि ऐसा लड़का होता भी होगा और ये बैल बुद्धि इस खूबसूरत लड़की के इशारे भी नहीं समझ पा रहा डीमन किंग होने का फिर क्या घंटा फायदा। और एक जंगल के अंदर हम कुछ मॉन्स्टर को देखते हैं, इनके नाम थोड़े अजीब है, तो मैं इस बंदे को रेड गॉब्लिन बोलूंगा जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और दूसरे नंबर पे है पेरिसिलेरिया जिसकी तीसरी आंख किसी को भी पत्थर बनाने के लिए काफी है, मतलब ये एक आर्टिस्ट है। और तीसरे नंबर पर है लोनी जो किसी भी जानवर को टेम कर उसे अपने शिकिगामी के हाथों मरवा देता है। और तीसरे नंबर पर है कल जिसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है और ये लोग एक निहत्थे बच्चे के ऊपर जुल्म करके उससे किसी चीज का पता पूछ रहे होते हैं, पर ये बच्चा हरामी निकलता है और एक बड़े से जानवर को वहाँ पर बुला लेता है, पर लेकिन उन सब का लीडर उसकी गर्दन को एकदम मक्खन की तरह काट देता है और फिर उस बच्चे के 5 टुकड़े करके सब में बांट देता है। और ये पांचों बंदे एक मिशन पे निकले हैं जो है हीरो को खत्म करना। और दूसरे सीन में हम साइका को देखते हैं जो अमू को अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहता है और ये सब सुनकर तो वो तीनों ही हैरान हो जाते हैं और ईफा के आंख से तो आंसू भी निकलने वाले होते हैं, पर लेकिन साइका बताता है कि वो अमू को मैरिज के लिए प्रपोज नहीं कर रहा है बल्कि उसके फादर उस लड़की से मिलना चाहते हैं जो चारों एलिमेंटल को कंट्रोल कर सकती है और जो एक कमाल की तलवारबाज भी है। वो अपने साथ मेविल को भी चलने के लिए कहता है, बस साइका खुद ऐसा था जो उधर खुद नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसके फादर पॉलिटिक्स पर्पस के लिए उधर बुला रहे हैं। अब वो अगले दिन सभी लोग साइका के घर पहुंच जाते हैं और लुक्टी वहाँ पर उन सभी का इंतजार कर रहा था और उसके भाई के साथ उसके फादर भी उसका कब से इंतजार कर रहे होते हैं, पर लेकिन तभी साइका का नाम एक बंदा जोर से चिल्लाते हुए लेता है और जब वो वहाँ देखते हैं तो उसका भाई ग्ले उसका इंतजार कर रहा होता है। और ग्ले को यहाँ देखकर तो साइका भी थोड़ा हैरान होता है और ग्ले बताता है कि आर्मी में उसको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और ग्ले आर्मी में तब तक ट्रेनिंग करता रहता है जब तक उसे उल्टी ना आ जाए या तो फिर वो बेहोश ना आ जाए और वो इसके लिए साइका का शुक्रगुजार है। और ग्ले साइका को शॉर्ट फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, पर लेकिन उससे पहले अमू उससे लड़ना चाहती थी और ईफा से उसे पता चलता है कि ये वही बंदा है जो उन्हें बुली किया करता था और साइका को लगता है कि अमू इस मैच को आसानी से जीत जाएगी। आखिर वो हीरो जो है इस मैच के अंदर मैजिक अलाउ नहीं है। और मैच के स्टार्ट होते ही अमू ग्ले के ऊपर भारी पड़ने लगती है, पर लेकिन अचानक से ग्ले का पैर फिसल जाता है और अमू इस मैच को जीतने वाली होती है, पर लेकिन ग्ले अपनी मैजिक स्टिक बाहर निकालता है और इस मैच को विन कर लेता है। और शर्त के मुताबिक अब साइका को
इससे लड़ना होगा। पर लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है और ग्ले इसी का होली नाइट है और वो फाइट को शुरू करने के लिए कहती है, पर वो कहती है कि उसे इस फाइट से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, तो ग्ले फाइट नहीं करता है। इसके बाद ग्ले सभी को प्रिंसेस फियोना से इंट्रोड्यूस करवाता है और वहाँ पर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये एक होली प्रिंसेस थी और ये कोई टाइटल नहीं है, बल्कि ये नाम उनको उनके जन्म के स्थान से मिला हुआ है। 15 साल पहले एक प्रिस्टिस ने उनको जन्म दिया जो एक राजा की पत्नी थी, इसलिए उनका नाम होली प्रिंसेस पड़ा। वैसे साइका यहाँ पर प्रिंसेस के कहने पर ही अमू को लेकर आया है क्योंकि उसकी काबिलियत उन्हें कहानी की हीरो की याद दिलाती है और ये प्रिंसेस यहाँ पर कुछ दिन और रुकने वाली है, तो वो चाहती है कि ये लोग भी उन्हीं के साथ यहाँ पर कुछ दिन तक और रुके। अब प्रिंसेस के जाने के बाद सब लोग साइका के ऊपर चढ़ जाते हैं क्योंकि उसने नहीं बताया कि यहाँ पर एक होली प्रिंसेस आने वाली है। अब शाम के समय जब साइका अपने रूम में बैठा होता है तभी वहाँ पर अमू आती है, जिसको देखकर साइका थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि इतनी रात के समय कोई लड़की लड़के के रूम में आई है। पर अमू कहती है कि उसे कोई भी टेंशन नहीं है, वैसे ही वो डंजन में उसे बिना कपड़ों के देख चुका है, वो बस अपने रूम में थोड़ा बोर हो रही थी, बस इसलिए वो यहाँ पर आई है। वो अब साइका से पूछती है कि वो ग्रेजुएट होने के बाद क्या करेगा, तो साइका उसे याद दिलाता है कि उसने डंजन में उससे वादा किया था कि वो ग्रेजुएट होने के बाद उसके साथ एडवेंचर पर जाएगा। ये सुनकर अमू थोड़ी शर्मा जाती है, उसको लगा था कि साइका ने उसके साथ बस एक मजाक किया है, पर लेकिन परेशानी की बात ये थी कि साइका को एडवेंचर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो साइका चाहता है कि एडवेंचरिंग के बारे में अमू उसे सिखाए, तो अमू भी उसको हाँ बोलकर वहाँ से गुड नाइट बोलकर चली जाती है। तो गाइस इस एनिमे का सेकंड पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और लाइक और सब्सक्राइब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमको न्यू एनिमे और एक्सप्लेन की वीडियो में। तो इस एनिमे के लास्ट में हमने देखा था कि अमू साइका को गुड नाइट बोलकर वहां से चली जाती है और अगले दिन ये सब प्रिंसेस को सैर घुमाने के लिए निकले थे और ग्लाय साइका को यहाँ पर चौकन्ना रहने के लिए कहता है क्योंकि प्रिंसेस के कहने पर ही वो किसी भी सिपाही को वहाँ पर नहीं लाया है, इसीलिए उन दोनों को ही इनका ख्याल रखना होगा। अब अचानक से प्रिंसेस साइका का हाथ पकड़कर मार्केट में घूमने लगती है जैसे वो दोनों डेट पर आए हो और इन सब में ग्ले के भी बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और प्रिंसेस एक कपल को देखकर साइका से पूछती है कि हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसके करीब कैसे आए, जिस पर वो बताती है कि कहानियों के हिसाब से जब हीरो प्रिंसेस को बचाता है तो उन दोनों में प्यार हो जाता है और ये तरीका प्रिंसेस को बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो सब घूमते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाते हैं। पर प्रिंसेस उस बिल्डिंग को अपने करीब से देखना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ पर जाने लगती है, पर ग्ले उन्हें मना करता है और तभी एक रस्सी टूट जाती है और उन दोनों के ऊपर बहुत सारी लकड़ियां गिरने लगती है। साइका से नोटिस तो कर लेता है, पर तभी ग्ले अपने विंड मैजिक से उन लकड़ियों को तोड़ देता है और हम अपने अर्थ मैजिक से उन लोगों को बचा लेती है। साइका ने इसलिए कुछ नहीं किया था क्योंकि उसे पता था कि ये दोनों उन्हें बचा लेंगे। साइका प्रिंसेस से पूछता है कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी, पर लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस साइका से थोड़ी नाराज होती है और वहाँ पर भीड़ भी बढ़ने लगती है, जिसे देखकर ग्ले कहता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर वहाँ से जाने से पहले साइका वहाँ से कुछ खरीदता है और वो प्रिंसेस के बालों में लगा देता है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, पर लेकिन प्रिंसेस वो खुद नहीं देख सकती थी, इसलिए साइका वहाँ पर एक आईने को समन करता है और प्रिंसेस को साइका का दिया हुआ गिफ्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर बातों ही बातों में ग्ले से साइका को पता चलता है कि प्रिंसेस के पास भविष्य देखने की पावर है, इसलिए ग्ले साइका को थोड़ा सावधान रहने के लिए कहता है और इसके बाद से तो साइका प्रिंसेस को अवॉइड करने लगता है। पर लेकिन वो सब कली एकेडमी वापस जाने वाले होते हैं, तो अमू के कहने पर साइका आखिरी बार प्रिंसेस से मिलने के लिए चला जाता है और जब वो वहाँ पर पहुंचता है तो प्रिंसेस चेस खेल रही होती है, तो साइका भी उन्हें ज्वाइन करता है। पर लेकिन खेल का एक नियम था, जो भी हारेगा उसे जीतने वाले की एक शर्त को पूरा करना होगा, पर लेकिन अगर हारने वाला चाहे तो वो शर्त को पूरा नहीं करे तो भी चलेगा। और हम देखते हैं कि प्रिंसेस यहाँ पर आराम से जीत जाती है और अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब एकेडमी के लिए निकल रहे होते हैं और प्रिंसेस भी उनके साथ अपने किंगडम के लिए निकल जाती है। पर लेकिन रास्ते के बीच में एक डाकुओं के ग्रुप ने उनके ऊपर हमला कर दिया होता है, पर लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, इसलिए साइका इन्हें बिना मारे आराम से पकड़ लेता है और वो प्रिंसेस को उनके किंगडम भी छोड़ देते हैं और वो अपनी एकेडमी वापस आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि हीरो का पीछा करते हुए वो डीमंस भी उस एकेडमी तक पहुंच जाते हैं। तभी उनका लीडर कहता है कि इस एकेडमी में ऐसा कोई नहीं जो हमारे लिए खतरा हो, पर लेकिन उसे थोड़ा बहुत डर लग रहा होता है और वो उन्हें अपना प्लान बताता है कि जब वो एकेडमी के अंदर जाएंगे तो वो अलग अलग दिशाओं में हीरो को ढूंढेंगे और वो किसी भी स्टूडेंट को मार सकते हैं, जिससे शायद हीरो बाहर आ जाएगा। और अगर किसी को शक हो कि ये हीरो है तो वो मैजिकल आइटम से सिग्नल भेजेगा और अगर वो ना मिले तो इतनी तबाही मचानी है कि हीरो बाहर आ जाए, जिसे सुनकर वो चार लोग कहते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं और वो लोग अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर एकेडमी की चारों दिशाओं में फैल जाते हैं हीरो को ढूंढने के लिए। और जैसे ही वो लोग एकेडमी के अंदर आते हैं तो उन्हें रेड कलर का स्मोक दिखता है, पर लेकिन वो लोग इसका कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए वो इसे इग्नोर मारकर हीरो को
ढूंढने लगते हैं, पर लेकिन तभी एक डीमन को सामने से आते हुए दो बच्चे दिखते हैं जो उनके ऊपर फायर से हमला कर देता है। पर लेकिन जब वो वहां पर जाकर देखते हैं तो वो हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि यही सब चीजें दूसरे डीमंस के साथ भी हो रही होती है। पर लेकिन जो रेड कलर का गॉब्लिन होता है उसके ऊपर कोई अचानक से हमला करता है और जब वो देखता है तो हम देखते हैं कि वहां पर मेविल होती है और मेविल के पास उसका वेपन भी होता है। पर लेकिन तभी वो गॉब्लिन बोलता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा ताकतवर लग रही हो और इसलिए मैं तुम्हें आज हरा के रहूंगा। पर लेकिन मेविल को ऐसा लग रहा होता है कि मर्चेंट एसोसिएशन ने उसे मारने के लिए एक मॉन्स्टर को भेजा है और उन दोनों के बीच बहुत ही घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और शुरुआत में मेविल काफी ज्यादा भारी होती है उस मॉन्स्टर के ऊपर, पर लेकिन एंड टू एंड वो मॉन्स्टर मेविल के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक हमला करता है शायद जिससे मेविल नहीं बच पाती है। पर लेकिन जब वो वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर मेविल नहीं होती है बल्कि वहाँ पर होता है साइका का टेलिस्मेंट और हम देखते हैं कि वो दोनों डीमंस उस धुएं के अंदर खो के आमने सामने मिल जाते हैं और ऐसे ही करते करते वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनका लीडर बोलता है मैं यहाँ जिससे भी मार रहा हूँ उसकी जगह मुझे यहाँ एक टेलिस्मेंट मिल रहा है। और बाकी सब भी कहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, जिसको देखकर उनका लीडर सोचने लगता है यहाँ पर कुछ तो अजीब है और वो उन लोगों को कहता है कि हमें इसे इधर ही रोकना होगा। और वो लोग जब वापस जाने लगते हैं तभी उनको पीछे से किसी की आवाज आती है और जब हम पीछे देखते हैं तो वहाँ पर साइका बैठा होता है और एक पोयम गा रहा होता है। और जब उनका लीडर साइका की पावर को मेजर करता है तो वो इतना ज्यादा डर जाता है कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। और तभी साइका कहता है कि तुमने नोटिस किया तुम यहाँ जिससे ही मार रहे हो वो असली नहीं है। पर साइका उस रेड गॉब्लिन से कहता है कि तुम जिस लड़की से लड़े थे वो असली थी क्या, वो ताकतवर थी? जिसपे वो बंदा बोलता है हाँ वो ताकतवर थी, पर लेकिन इस समय तुम उससे भी ज्यादा ताकतवर हो और मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। वो इतना कह ही पा रहा होता है कि तभी साइका उसकी गर्दन उड़ा देता है। साइका कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और इस सब को देख कर वो लड़की साइका के ऊपर हमला कर देती है और उनका लीडर अभी भी साइका की पावर्स को देखकर सदमे में होता है और वो उसको मना कर रहा होता है। और वो लड़की अपनी पावर का इस्तेमाल कर साइका को पत्थर का बनाने वाली होती है, लेकिन साइका कहता है कि ये सब मुझ पर काम नहीं करने वाला है और साइका एक समनिंग करके एक सांप को बुलाता है और वो व्हाइट स्नेक उस लड़की की आंखों में देखने लगता है जिससे उसके दिल की धड़कन रुक जाती है और उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर उस तीसरे डेमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने स्नेक को बुला लेता है। पर लेकिन उस व्हाइट स्नेक के देखने से वो वाला स्नेक डिसअपीयर हो जाता है और वो डीमन उस स्नेक को टेम करने की कोशिश करता है और कहता है यही मेरी खासियत है कि मैं किसी भी मॉन्स्टर को टेम कर सकता हूँ। पर लेकिन उनका लीडर कहता है कि अबे बेवकूफ वहाँ से भाग नहीं तो मारा जाएगा। वो कुछ कर ही पाता उससे पहले वो स्नेक उसे खा जाता है, जिस पर साइका कहता है कि ये क्या बेवकूफी थी, तुम एक डीमन को टेम करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो लीडर उस आखिरी बचे डीमन से कहता है कि मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ और तुम यहाँ से भागोगे, कोई तो होना चाहिए कि लोगों को बताए कि हम इस मॉन्स्टर से लड़े थे। और वो लीडर कहता है कि इस मॉन्स्टर से लड़कर हमने बहुत ही बड़ी मुसीबत मोल ली है। जिस पर वो डीमन पूछता है आखिर ये है कौन, जिस पर वो कहता है कि वो इस युग का डीमन किंग है और साइका तभी उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। पर लेकिन उसे रोकने के लिए वो लीडर वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है, पर लेकिन वो साइका के अटैक को नहीं रोक पाता है और वहीं पर मारा जाता है। पर लेकिन जो दूसरा डीमन होता है वो वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर दूर कहीं जंगल में टेलीपोर्ट हुआ था और वो कहता है कि आखिर ये मॉन्स्टर था कौन। और वो ये सब कह रहा होता है कि तभी उसकी छाती पर एक बहुत ही बड़ा कट आता है और वो भी निपट जाता है और हम देखते हैं कि साइका ने अपने टेलिस्मेंट की मदद से उसकी जान ले ली होती है। साइका वहाँ से जा रहा होता है, पर लेकिन तभी वहाँ पर अमू आती है और वो साइका से कहती है कि आखिर वो सब डीमन गए कहाँ पर, जिस पर साइका कहता है कि वो डीमन मेरे या तुम्हारे लिए नहीं आए थे बल्कि वो अमू के लिए आए थे। पर लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने उन सबको ठिकाने लगा दिया है और इस बात को तुम सीक्रेट ही रखना। और दूसरे सीन में हम कैंटीन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सब लोग किसी चीज को लेकर बात कर रहे होते हैं। पर लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे नाइट आते हैं जो अमू का नाम लेकर कहते हैं कि जो डीमन इंस्ट्रक्टर आया था तुमने उसे मारकर अम्पायर के खिलाफ एक क्राइम किया है, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। और ये सुनकर तो साइका भी थोड़ा हैरान हो जाता है और ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसे पकड़ लेते हैं। और अगले सीन में हम प्रिंसिपल ऑफिस को देखते हैं जहाँ पर वो कहती है कि मुझे पता था कि यहाँ पर डीमंस आने वाले हैं, पर उन्हें हराया किसने मुझे बस ये नहीं पता था। जिस पर साइका बस एक स्माइल देता है जिस पर उन्हें लगता है कि साइका उन्हें ब्लेम कर रहा है और वो कहती है कि मैं अपने पावर और कनेक्शन का इस्तेमाल कर अमू को कैसे न कैसे बचा लूंगी, बस तब तक तुम वेट करना। जिस पर साइका कहता है कि मैं वेट तो कर लूंगा, पर क्या आप इस बात की गारंटी देती हो कि कुछ बुरा होने से पहले आप अमू को बचा लोगी। और ये सुनकर तो उस प्रिंसिपल के भी पसीने छूटने लगते हैं, जिस पर साइका कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने आपसे इस तरीके से बात की, मैं जानता हूँ कि आप भी अमू को बचाना चाहती हो। और ये कहकर वो उस ऑफिस से निकल जाता है और हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर मेविल और इफा खड़े हुए हैं जो कहते हैं शायद हमें भी अमू को बचाने के लिए जाना चाहिए। और जब साइका बाहर आता है तब मेविल कहती है कि हमें अब क्या करना चाहिए, जिस पर साइका कहता है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, हमें सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ना होगा। और हम देखते हैं कि साइका बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने ड्रैगन मिसूची को समन करता है, पर लेकिन वो ड्रैगन वापस से आउट ऑफ कंट्रोल होकर भागने लगता है। पर लेकिन जब साइका उससे गुस्से में कहता है तो वो साइका की बात मानने लगता है। और तभी यूकी कहती है कि तुम सच में अमू को बचाने जा रहे हो, जिस पर बोलता है साइका हाँ मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। यूकी बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे बचाना जाना चाहिए, जिस पर साइका बोलता है पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जिस पर वो बताती है कि पिछली जिंदगी की तरह सबको पता चल जाएगा कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ लास्ट में वही होगा, मतलब कि तुम वापस से मारे जाओगे। जिस पर साइका बोलता
बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी एक ही हीरो है, अगर किसी और को मेरी पावर्स के बारे में पता चलेगा तो मैं उसे मार दूंगा। यूकी साइका से कहती है कि तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो, जिस पर साइका बोलता है कि अब मुझे एक डीमन से पूछना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। यूकी कहती है कि तुमने अपना मन बना लिया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि साइका सच में बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने ड्रैगन पे बैठकर वहाँ से चला जाता है। और साइका वहाँ पर पहुंचने के बाद अपने टेलिस्मेंट से सीढ़ियां बनाकर एकदम कूल स्टाइल में नीचे उतरने लगता है। और साइका अपने टेलिस्मेंट से पता कर लेता है कि अम्मू कहाँ पर है और वो जाने लगता है, पर लेकिन तभी उसे एक गार्ड रोक लेता है और उसे रुकने के लिए कहता है, पर साइका उसकी बात नहीं मानता है। तो और सारे गार्ड आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर साइका को उनके हमलों से कुछ भी नहीं होता है, पर लेकिन वो रुकते नहीं है और भी ज्यादा हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और साइका उनके हमलों को डॉज कर रहा होता है, पर लेकिन वो तभी अपने शिगामी को समन करता है और वो शिगामी आते उन सबको मारना स्टार्ट कर देता है। और साइका भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर वहाँ पर सभी खड़े बंदों को मारने लगता है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि साइका अम्मू के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर अम्मू थोड़ी हैरान होती है और पूछती है तुम यहाँ पर आए कैसे। साइका कहता है कि तुम ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया हूँ, तो तुम जल्दी मेरे साथ चलो। जिस पर वो कहती है तुम क्या पागल हो गए हो, तुम बहुत बड़ा खतरा मोड़ ले रहे हो। पर लेकिन साइका उसे सब कुछ बता देता है कि वो एक हीरो है और इन लोगों के पास उसे मारने के लिए काफी ज्यादा रीजन है, तो उन्हें भी इन लोगों को मारना होगा।